brand new rapper, the champ is here. Rishi Patel, Education Lab. Yeah, Swapnil Patni. Come on. Hey, Hopley. Hey, Chintu. Swapnil mera. ना मेरे बड़े बड़े फैन हैं आज जो मैं हूँ मॉम डैड की ये देन है आईटी का सहारा और एसएम का है साथ जिंदगी मेरी मैंने कर लिया बात मेरे लेक्चर सुन लोग सीए बन जाते हैं मोटिवेशन सुन अपनी जिंदगी बनाते हैं कहते हैं सर आप अच्छा पढ़ाते हो इसका के स्टार माने जाते हो फाइनल को आप लॉ पढ़ाते हो उसमें बच्चों को रैंक दिलाते हो ये ए हावली कम ऑन आओ सुनाऊं तुम्हें अपनी कहानी जहां मैं हूँ स्वप्निल अंकिता मेरी रानी शुरू की मैंने पुणे से कहानी खोला 130 सेंटर जिससे निकले हैं रैंकर सीना मेरा वो चौड़ा कर जाते हैं लॉ में जब 85 लेके आते हैं हाँ जी लॉ में जब 85 लेके आते हैं ए चिंटी ये You want me to study at home. You want me to study at home. By my pen drive, my CDs. और कौन से सेक्शन के मुद्दे और एनसीएलटी को अप्लाई करेगा एनसीएलटी पावर कौन से सेक्शन की यूज करेगा 242 के यूज करेगा और गलती से किसी डायरेक्टर को निकाल दे तो उसको वापस 5 साल तक नहीं लेंगे ऐसा कौन सा सेक्शन लेता है व्हाट इज इट अगला ओ माय गॉड बिजनेस वैल्यू ऑफ एवरीबॉडी नाउ आजकल इंटरनेट की वजह से और टेलीकॉम की वजह से बताओ कौन सी 4 चीजों में बढ़ोतरी हो रही है जवाब दो मेरे सारे फ्रेंचाइजी को क्लिक करके हाँ क्या आगे बोलो व्हाट डू मीन बाय कॉस्ट गाइस कॉस्ट अरे भाई जब से टेलीकम्युनिकेशन जब से स्काई पहली बात तो कल्चर ये है और स्ट्रेटजी ये क्या है तो ये सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा whenever you make strategy you should understand the culture if the culture and strategies are going against it won't be easy by my pen my series yeah अंकिता मेरा बड़ा साथ निभाती है इंटर को वो लॉ पढ़ाती है बच्चों को मेमोराइज कराती है थ्योरी को इंटरेस्टिंग बनाती है अब बच्चे खुश हो जाते हैं लॉ में जब हाईएस्ट मार्क्स लेके आते हैं ये कम खुद की खुदाई और रब की दुहाई है YouTube में 30 लाख व्यू आई है एसपी क्लास पूरे देश में छाई है ये आज देश में छाई है थोड़ा यूनिक और थोड़ा स्मार्ट हूँ इसलिए मैं यंग सुपरस्टार हूँ आओ मेरे क्लास हाँ या ना बोलेगा और हाँ या ना बोलने के बाद में आपको जवाब देना है कितने दिनों के अंदर अदर क्रेडिटर्स को इन्फॉर्म किया जाएगा एक पूरा एग्रीमेंट बनेगा अब मान लीजिए ऐसा कंपनी में हो रहा है और आलिया भट्ट और प्रियंका के साथ में ऐसा गलत हुआ तो आप एनसीएलटी क्या बोलेगा आज के बाद में डायरेक्ट में आओ आके अपना फ्यूचर सीए में बनाओ ये मैं तुम्हें बड़े मजे कराऊंगा आंटी का नाम लेके तुम्हें सताऊंगा हाँ जी सबको सताऊंगा मजे में तुम पढ़ जाओगे में अब रैंक लेके आओगे मेरे कलर बुक अब मेरी पहचान है नोट्स हाँ जी बच्चों की जान है स्वप्निल का अब इंडिया में नाम है हाँ जी कमो इंडिया में नाम है हाँ जी इंडिया में नाम है हाँ जी इंडिया में नाम है मेरे पास आओ तुम्हें दुनिया दिखाऊंगा जीने का अब सहारा बन जाऊंगा चाह के भी तुम मुझे भूल न पाओगे ये चाह के भी तुम मुझे भूल न पाओगे सीए बन के मुझे थैंक्स बोलने आओगे ये स्वप्निल पत्नी ए ढोकले यहाँ पे बैठा हुआ हर बच्चा यही चाहता है कि यार मैं सब कर सकता हूँ रोज में बच्चों चीजें ऐसी है इस उम्र में इंसान की उम्र कुछ अलग काम करने की होती है
वेरी गुड नाइट फ्रेंड्स. आप सभी जानते हो इस समय रात के बहुत बज रही. और सो फार वी आर डन विथ 4 चैप्टर्स गाइस. और ये अगला चैप्टर आपके सामने जो आपका सबसे फेवरेट चैप्टर होगा, चैप्टर नंबर 1 एंड द मोस्ट डेंजरस चैप्टर ऑफ इसका सिलेबस. समझ नहीं आता आखिर हो क्या रहा, बट इन दिस नेक्स्ट 60 मिनट्स हम लोग इस चैप्टर को बहुत अंदर जाके पढ़ेंगे, समझ में भी आएगा और पूरा तरह से डिस्टिंग्विश भी होगा. ओके, इस चैप्टर का नाम क्या है वैसे? इट्स अबाउट गवर्नेंस. कुछ तो गवर्नेंस की बातें हो रही. गवर्नेंस की बात हो रही. गवर्नेंस मतलब क्या? कहते हैं मोदी जी जब अपना प्रचार कर रहे थे तो कहते थे कि मैं भारत को अच्छा गवर्नेंस दूंगा. क्या दूंगा? मतलब कि भारत को अच्छा गवर्नेंस दूंगा, अर्थात मैं भारत में ऐसी व्यवस्थाएं लगाऊंगा, ऐसा सिस्टम लगाऊंगा, ऐसा आर्किटेक्चर, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर भारत में क्रिएट करूंगा ताकि भारत में कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए. मतलब मोदी जी ने भारत के अंदर जितने भी एमएलए होंगे या जितने सरपंच होंगे या जितना वो कॉरपोरेशन के लोग होते हैं या जितने खासदार लोग होंगे, ये सारे लोगों का मिला के ऐसी व्यवस्थाएं बनाएंगे भारत में कि भारत अपने ऑब्जेक्टिव में सफल हो. अगर मोदी जी होने के बाद भी अगर भारत में मर्डर हो रहा है, भारत में रेप हो रहे हैं, भारत में दंगे फसाद हो रहे हैं, तो मतलब मोदी जी का गवर्नेंस अच्छा नहीं है. गवर्नेंस का मतलब क्या हुआ? यू हैव टू एंश्योर वेदर ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड. मतलब ऐसी यंत्रणा लगाइए, ऐसा मैकेनिज्म लगाना चाहिए ताकि हम अपने मुद्दों में कामयाब हो सके. तो इस समय मुझे क्या पढ़ाना है? कॉर्पोरेट गवर्नेंस. अभी मैं मोदी जी की बात हटाओ बाजू में, अब वो भारत की बात है. अब हम लोग थोड़ा बिजनेस में आएंगे. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस? इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द टॉप मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू एंश्योर the corporate objectives are achieved, the stakeholders objectives are achieved by implementing the required mechanism. मतलब टॉप मैनेजमेंट होने के नाते मुकेश अंबानी ने, रतन टाटा ने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे मैकेनिज्म लगाना चाहिए, ऐसी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एलोकेट करना चाहिए, ऐसे प्रोसेसेस करना चाहिए ताकि ऑर्गेनाइजेशन के सारे स्टेक होल्डर्स का ऑब्जेक्टिव अचीव होना चाहिए. ना कि सिर्फ शेयर होल्डर्स का और ना कि सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का. स्टेक होल्डर्स मतलब क्या हुआ? It includes all the parties including creditors, debtors, employees, banks, सब कुछ, शेयर होल्डर, सब कुछ मिला के. मतलब मेरी ऑर्गेनाइजेशन अगर अपने खुद के फायदे के लिए, सिर्फ खुद के फायदे के लिए अगर गवर्नमेंट का टैक्स नहीं चुकाती है तो मैं कहूंगा इस ऑर्गेनाइजेशन में कॉर्पोरेट गवर्नेंस नहीं है. अगर मान लीजिए आप अपने फायदे के लिए अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर रहे हो स्टेक होल्डर को गड्ढे में डाल के, तो फिर वो गवर्नेंस नहीं है. समझ में आ रहा है? गवर्नेंस किसको बोलते हैं? जैसे एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं कि सत्यम के पास, सत्यम इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ हैविंग व्हाट? बैड गवर्नेंस. बैड गवर्नेंस क्यों है? अगर ऑर्गेनाइजेशन अपने मकसद में कामयाब हो रही है स्टेक होल्डर्स को कामयाब करके, तो हम लोग कहेंगे कॉर्पोरेट गवर्नेंस है. पर सत्यम के केस में ऐसा नहीं होता. सत्यम के कुछ डायरेक्टर्स ने अपने खुद के फायदे के वास्ते शेयर होल्डर को बजाया, ना कि सिर्फ शेयर होल्डर को बजाया, एम्प्लॉय को बजाया, बैंक्स को बजाया, गवर्नमेंट को बजाया, सबको बजा दिया. बराबर है? तो इसका मतलब है कि सत्यम में गवर्नेंस नहीं था. बराबर है? समझ? पहले ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नेंस. जैसे कि हम लोग दुबई की बात करते हैं. दुबई में अगर मान लीजिए आपने चोरी की तो पहले आपके हाथ काट देंगे, और इसीलिए वो मैकेनिज्म ही ऐसा है कि कोई भी इंसान वहां पे चोरी करने से पहले 10 बार सोचता है. इसको बोलते हैं द एग्जाम्पल ऑफ हैविंग व्हाट? गुड गवर्नेंस. मतलब गवर्नेंस का मतलब है कि सब कुछ इतना नियंत्रण में है, इतना कंट्रोल में है कि कोई भी इंसान गुस्ताखी करने से पहले 10 बार सोचता है. पर आज भी भारत में अच्छा गवर्नेंस नहीं है. जो भारत में कांग्रेस के जमाने में जितना गंदा काम हुआ है उसको निकालने के लिए बहुत टाइम लगेगा, 10 से 15 साल लगेंगे. तो पर आज भी अगर बोलेंगे कि भारत की एक गुड गवर्नेंस का एग्जाम्पल है तो बिल्कुल नहीं है. भारत में वो गवर्नेंस आना बाकी है. समझ में आ रहा है? पर हम लोग सब सवाल ये उठ रहा है कि जब हम लोग आईटी पढ़ रहे हैं तो व्हाई आर वी सपोज टू टॉक अबाउट द गवर्नेंस एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस? ये तो आईटी पढ़ाओ ना आप. ये सब्जेक्ट का नाम क्या है? कंप्यूटर वाला सब्जेक्ट है, ये इसका सब्जेक्ट है. तो व्हाई शुड वी डिस्कस अबाउट कॉर्पोरेट गवर्नेंस? बिकॉज कॉर्पोरेट गवर्नेंस मतलब क्या? हमारी ऑर्गेनाइजेशन का फाइनेंस, हमारी ऑर्गेनाइजेशन का मार्केटिंग,
हमारी ऑर्गेनाइजेशन का एचआर, प्रोडक्शन, इन्वेंट्री, R&D, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, उन सब में ऐसा कंट्रोल होना चाहिए, वहां पे ऐसी प्रोसेसेस होना चाहिए, वहां पे ऐसा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए कि हमारे स्टेक होल्डर्स का ऑब्जेक्टिव अचीव हो। अभी सवाल उठता है, आप सर आपने क्या पढ़ा है? अभी कॉर्पोरेट गवर्नेंस पढ़ा है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या कहता है? सब कुछ अच्छा होना चाहिए, फाइनेंस अच्छा, एचआर अच्छा, प्रोडक्शन अच्छा, इन्वेंट्री अच्छा, R&D अच्छा। क्यों अच्छा होना चाहिए? स्टेक होल्डर का ऑब्जेक्ट। स्टेक होल्डर कौन? क्रेडिटर को अपना पैसा मिले, डेटर को अपना माल मिले, एम्प्लॉय को अपनी सैलरी मिले, गवर्नमेंट को अपना टैक्स मिले। ये सारी चीजें हो रही है, मतलब यहां पे काम ऐसा ही चलना चाहिए कि जिसको किसी में गड्ढे में नहीं डाला होना चाहिए। बराबर चल रहा है? तो अब बोलेंगे सर ये सब कुछ ठीक है, ये सब कुछ समझ में आ रहा है। व्हाट इज द कनेक्शन ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड द IT गवर्नेंस? बिकॉज इस सब्जेक्ट का नाम IT गवर्नेंस, सब्जेक्ट का नाम इसका है, और हमें IT गवर्नेंस पर ज्यादा फोकस होना चाहिए हमारा। किससे ज्यादा? कॉर्पोरेट गवर्नेंस है। पर अब सवाल उठता है, व्हाट इज द कनेक्शन ऑफ IT गवर्नेंस एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस? तो IT गवर्नेंस इज द बैकबोन ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कैसे? कैन यू इमेजिन द फाइनेंस गवर्नेंस? फाइनेंस कंट्रोल, फाइनेंस नियंत्रित होगा, फाइनेंस बहुत अच्छा होगा। क्या आपका फाइनेंस को अगर आपको कंट्रोल में लाना है, कैन यू इमेजिन द कंट्रोल ऑन फाइनेंस विदाउट हैविंग कंट्रोल ऑन IT? चलो मैं एक काम करता हूं, एक एग्जांपल लेते हैं। फाइनेंस को कौन सा सॉफ्टवेयर चलाता है? एग्जांपल ERP या फिर टैली। और टैली ऐसा सॉफ्टवेयर हो गया जिसमें कोई भी आके उसमें कोई भी एंट्री करता है, अनऑथराइजली एक्सेस होता है। मतलब सामने भले ही फाइनेंस आपको दिख रहा है, पर पीछे कौन है? टैली ना, टैली। तो मान लीजिए IT अगर वल्नरेबल है, यहां पे कोई भी उसको एक्सेस करता है, तो आपकी फाइनेंस की इज्जत लुट गई। आपको समझ नहीं रहा? चलो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का टैली अगर कोई भी क्रैक करता है, तो उसका फाइनेंस नियंत्रित है कि नहीं है? मतलब जब आप फाइनेंस गवर्नेंस की बात करते हो, तो आपको उसका IT भी उतना स्ट्रांग रखना जरूरी है। चलो एक काम करते हैं, HR की बात करते हैं। बोलते हैं आपका HR बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, नियंत्रित होना चाहिए। कोई भी गलत व्यक्ति को ज्यादा सैलरी नहीं जाना चाहिए, कोई भी सही व्यक्ति को कम सैलरी नहीं जाना चाहिए। बराबर है? और किसी के भी आदमी ने नंबर ऑफ आवर जितना भी काम किया होगा ऑर्गेनाइजेशन में, उसको एडिक्वेट सैलरी मिलना जरूरी है। तो आप मुझे बताओ, ये सारा काम कौन करता है? एक सॉफ्टवेयर करता है। कौन सा? HRMS नाम होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है, पेरोल जो करता है। तो आप मुझे बताओ, सामने भले ही HR दिख रहा है, आप बोल रहे HR अच्छा होना चाहिए, सब अच्छा होना चाहिए, और HR कौन मैनेज कर रहा है? उसके पीछे का IT कर रहा है। अब मान लीजिए IT ही अगर कंट्रोल में नहीं है, इसकी कोडिंग सही नहीं है, तो आपके HR ने बनाई हुई सारी सैलरी भी गलत हो जाएगी। तो इसका मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का हर कोई डिपार्टमेंट आजकल कंट्रोल में तभी आ सकता है जब उसका IT नियंत्रण में है। चलो तीसरा एग्जांपल लेता हूं। फोक्सवैगन जैसी कंपनी में सारा की सारी कार जो बनाने की जिम्मेदारी है, प्रोडक्शन सामने है, पीछे कौन है? पूरा क्या पूरा प्रोडक्शन जो है वो रोबोट्स करते हैं। मतलब आपकी गाड़ी, आपका प्रोडक्शन पूरा कंट्रोल होगा, अच्छा प्रोडक्शन होगा, टाइम पे होगा, क्वालिटी अच्छी होगी, सब होगा। पर ये सब तब हो सकता है जब उसके पीछे का IT अच्छा होगा। तो इसका मतलब ये सामने भले ही आपको मुखड़े के तौर पर सारे डिपार्टमेंट्स को अच्छे करने की हिदायत दी कि ये अच्छा करो, वो अच्छा करो, पर सवाल उठता है, हाउ दिस थिंग्स कैन बी कंट्रोल्ड, हाउ दिस थिंग्स कैन बी अचीव्ड इफ द IT ऑफ दैट पर्टिकुलर डिपार्टमेंट इज नॉट गुड। चलो स्वप्निल पाटनी का टीचिंग पर गवर्नेंस कब आएगा? जब स्वप्निल पाटनी का IT गवर्नड है। कैसे? मान लीजिए मेरा पूरा बिजनेस कौन सा है? मेरा पढ़ाना का तरीका अच्छा होना चाहिए, मेरे वर्चुअल अच्छे चलना चाहिए, वर्चुअल में डिस्टर्बेंस नहीं आना चाहिए, आवाज अच्छी होना चाहिए, क्वालिटी अच्छी। कैसे आएंगे क्वालिटी अच्छी? कैसे आवाज अच्छी आएंगी? पीछे कौन है? तो मतलब मेरी ऑर्गेनाइजेशन का टीचिंग, मेरे ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्शन सब कुछ अच्छा तब होगा सामने जब उसके पीछे का नियंत्रित IT अच्छा होगा। ये बंदे ने अगर रिकॉर्डिंग अच्छी नहीं किया, मान लीजिए वीडियो अलग चल रहा है, आवाज अलग चल रही है, इसका मतलब क्या? मेरी टीचिंग चाहे कितनी भी अच्छी हो, पर अगर IT नियंत्रण में नहीं तो मेरे टीचिंग के लग गए। इसका मतलब यह हो रहा है आजकल कि अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन के सारे, बोलो ना, सारे चीजों पर कंट्रोल लाना है, गवर्नेंस लाना है, इनको अच्छा करना है, तो आपका IT अच्छा होना जरूरी है। इसलिए कहते हैं, बोलो क्या कहते हैं? IT गवर्नेंस is the backbone of what corporate governance. IT governance is one of the subset of corporate governance. पता बड़ा कौन है वैसे? अगर मैं सारे डिपार्टमेंट देखो, कॉर्पोरेट गवर्नेंस मतलब क्या? फाइनेंस गवर्नेंस, HR गवर्नेंस, प्रोडक्शन गवर्नेंस, इन्वेंट्री गवर्नेंस, R&D गवर्नेंस, और साथ में कौन सा गवर्नेंस? तो IT गवर्नेंस इज द सबसेट ऑफ व्हाट?
कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ये जो टर्मिनोलॉजी है ना, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, आईटी गवर्नेंस को जानना बहुत जरूरी है। बिकॉज वो एग्जामिनेशन में क्या पूछते हैं, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ आईटी गवर्नेंस। ये सब आपको तब समझेगा जब आपको ये पता है कि उनके कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है, राइट है। अब एक कॉन्सेप्ट और भी आता है जिसका नाम है GEIT। ये तीसरा कॉन्सेप्ट है। ये क्या है, गवर्नेंस ऑफ एंटरप्राइज आईटी है। इसका अर्थ क्या होता है मालूम क्या, अगर मान लीजिए मेरे पास में ये ब्रांच है, ये ब्रांच है, ये ब्रांच है, ये ब्रांच 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 ब्रांच, और सारी ब्रांच का आईटी अच्छा है, आईटी अच्छा है, आईटी अच्छा, आईटी अच्छा, आईटी अच्छा, आईटी अच्छा, और मेरे सारी ब्रांच का आईटी अच्छा है, तो मैं कहूंगा मेरे पास GEIT है। सी गवर्नेंस ऑफ एंटरप्राइज आईटी। एंटरप्राइज आईटी मतलब क्या, मेरी ऑर्गेनाइजेशन के सारे ब्रांच का आईटी। वर्ड क्या है, ये एंटरप्राइज मतलब पूरी ऑर्गेनाइजेशन का आईटी। और अगर एक ब्रांच का आईटी अच्छा बोलेंगे ये आईटी गवर्नेंस है, 10 ब्रांच का आईटी तो बोलेंगे ये भी आईटी गवर्नेंस। पर अगर मेरे 1000 ब्रांच और 1000 ब्रांच का आईटी अच्छा है तो मैं कहूंगा GEIT। तो GEIT से मैक्रो लेवल, तो सारे छोटे छोटे आईटी गवर्नेंस कलेक्टिवली साथ में आएंगे तो क्या बनता है बाद में, गवर्नेंस ऑफ एंटरप्राइज आईटी। तो अगर मैं आपको बताऊंगा, बताओ ना, कंपनी के मालिक कौन होते हैं, शेयर होल्डर, चलाता कौन है, तो बताओ क्यों कॉर्पोरेट गवर्नेंस जल्दी से होता नहीं होगा। ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है ना, ये क्या करते हैं, स्टेक होल्डर का सोचने के बदले ये खुद का सोचते हैं, जैसे राजू ने सोचा था। और इसके से कंपनी के फाइनेंस की एक्टिविटी, HR की एक्टिविटी, प्रोडक्शन की एक्टिविटी चलती जरूर है, पर वो चलती किसके फायदे के लिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के फायदे। इसलिए बोलते हैं कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस कॉन्सेप्ट लाना बहुत जरूरी है, जहां पे चाहे भले ही शेयर होल्डर अपने घरों में बैठे हैं, एंड द कंपनी इज व्हाट मैनेज बाय द मैनेजर्स, द स्टिल, बोलो आगे बोलो ना, द स्टिल it is the responsibility of all the board of directors, managers to what? To evaluate, to direct, to monitor each and every asset of the organization, which will work in the interest of. और अगर ऐसे समय पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस नहीं हुआ तो अब की बार कॉर्पोरेट व्हील जो होता है ना, क्या बोलते हैं, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील होगा। इसका मतलब होगा अगर उनके होने के बावजूद भी, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के होने के बावजूद भी अगर ऑर्गेनाइजेशन में कॉर्पोरेट गवर्नेंस नहीं होगा तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का क्या बोलते हैं, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील होगा। और उसके से क्या होगा मालूम है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड टॉप मैनेजमेंट विल बी हेल्ड पर्सनली लायबल फॉर पनिशमेंट। समझ में आ रहा है। इसलिए बताओ आजकल हर कोई ऑर्गेनाइजेशन का टॉप प्लेयर क्या चाहता है कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी गलत काम होना, अगर गलत काम हुआ तो कंपनी जेल में नहीं जाएंगी, कंपनी को चलाने वाले कर्ता धर्ता वो लोग जेल में जाएंगे। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग एवरीबॉडी। तो ये कॉन्सेप्ट समझ गए क्या आपको, अब बस मुझे अंदर पढ़ाना है, अब कुछ नहीं है, खत्म हो गया। पर एक बात पूछ लेता हूं, व्हाट इज द कनेक्शन ऑफ आईटी गवर्नेंस एंड कोविड। ये इस चैप्टर का बहुत बड़ा मुद्दा है। टेल मी व्हाट इज द कनेक्शन ऑफ दिस टू। ट्राई टू अंडरस्टैंड। एक आईटी गवर्नेंस क्या है, कॉन्सेप्ट है। बोलते कि आईटी अच्छा करो, आईटी ऐसा होना चाहिए ना, हमारी ऑर्गेनाइजेशन का आईटी ऐसा इवैल्यूएटेड होना चाहिए, होता ना, इवैल्यूएट करेंगे, डायरेक्ट करेंगे, मॉनिटर करेंगे, ये 3 शब्द याद रखना, इवैल्यूएट करेंगे, डायरेक्ट करेंगे, मॉनिटर करेंगे। तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का आईटी अगर इस तरह से इवैल्यूएटेड है, इस तरह से डायरेक्टेड है, इस तरह से मॉनिटर्ड है कि स्टेक होल्डर के ऑब्जेक्टिव अच्छी होते हैं, तो हम कहेंगे वहां पे आईटी गवर्नेंस है। और मुझे कॉर्पोरेट गवर्नेंस समझाने क्या लगूंगा, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के ना सिर्फ आईटी, HR भी, प्रोडक्शन भी, इन्वेंट्री भी, R&D भी, अगर वो इवैल्यूएटेड है, अगर वो डायरेक्टेड है, अगर वो मॉनिटर्ड है ताकि स्टेक होल्डर के ऑब्जेक्टिव अचीव हो, तो हम कहते हैं वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है। तो इतना ही समझो, सारे डिपार्टमेंट अच्छा काम कर रहे हैं तो कॉर्पोरेट, और आईटी सिर्फ अच्छा काम कर रहा है तो आईटी। हाँ, समझ गए आप लोग, एवरीबॉडी? hey guys, are you able to understand? But tell me what is the connection of IT governance and COVID? मैंने आपको कहा आईटी गवर्नेंस कर लेना, आईटी अच्छा कर लेना, आईटी को नियंत्रण में लाना। अरे पर सवाल उठता है मैं आईटी को नियंत्रण कैसे करूं, बिकॉज मेरे बाप ने और मेरे दादाजी ने आज तक आईटी कभी देखा नहीं है। मैं टॉप मैनेजमेंट में मुकेश, मैं जानता हूं आईटी को नियंत्रण में लाना जरूरी है, बट आई ओनली डोंट नो देखो करे कैसे। अरे मेरे अंदर से इच्छा जागरूक हो रही है, मेरी जिज्ञासा है, मैं करने का प्रयास करता हूं, पर मैं कितना भी करूं मुझे आईटी कंट्रोल करने आता है, बिकॉज आई एम नॉट फ्रॉम द आईटी बैकग्राउंड। इसलिए कोविड कहता है वर्ल्ड के
सारे तमाम एक्सपर्ट ने मिलकर हमने आईटी को यूज करने के बेस्ट प्रैक्टिसेस डाले। अगर इन बेस्ट प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल अनिल जैसे, मुकेश जैसे सारे लोग कर ले, तो भले ही उनका खुद का नॉलेज नहीं है, वो आईटी गवर्नेंस पर अपना कब्जा कर पाएंगे। तो कोबिट हैज गिवन व्हाट द बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ मेकिंग आईटी गवर्नेंस। इसलिए तो कोबिट को बोलते हैं वो जीआईटी फ्रेमवर्क है। क्या है वो? जीआईटी फ्रेमवर्क। मतलब अगर आप चाहते हो जीआईटी हो, मतलब मैक्रो लेवल पे अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन का आईटी गवर्नेंस चाहिए, देन यू शुड फॉलो कोबिट। आई होप यू गेटिंग एवरीबॉडी। इसी के साथ में मेरे चैप्टर का जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो पढ़ाने में मुझे बहुत सफल हो गया हूं मैं। अब मैं बहुत आगे जाएगा बेटा, हवला है क्या? चलो देखते हैं। ये चैप्टर मैंने पहले से कहा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अभी शायद से सारी बातें डिस्टिंग्विश होगी। देखो आपके सामने जीआईटी लिखा है, आईटी गवर्नेंस लिखा है। बोलो एक बच्चा, मान लो कोई बच्चा गवर्नड है, गवर्नड बच्चा, मतलब विशाल गवर्नेंस है, तो विशाल गवर्नेंस है मतलब क्या? विशाल दारू नहीं पीता, विशाल गांजा नहीं पीता, सुट्टा, गर्लफ्रेंड, चरस, तुम और बजाओ। लड़की पटाता नहीं बता, पढ़ाई करता बहुत करता, सोता नहीं सोता, मूवी देखता नहीं देखता, करता क्या? पढ़ाई करता बहुत करता, हाँ? कभी किसी और के पास देखता नहीं देखता, पढ़ाई में ध्यान लगाता, स्पोर्ट्स का शौक है नहीं है, पढ़ाई से पढ़ाई करता है, बहुत आगे जाएगा, कम्युनिकेशन अच्छा है। इसका मतलब विशाल गवर्नड है। मतलब विशाल अपने जिंदगी के सारे प्रोसेसेस को इस तरह से इवैल्यूएट करता है, इस तरह से वो कंट्रोल करता है कि वो अपने ऑब्जेक्टिव में अचीव हो जाए। मतलब विशाल अगर हर कोई चीज अच्छी अच्छी करता है और खराब एक भी नहीं करता, तो मतलब वो गवर्नड, विशाल गवर्नेंस। तो आईटी गवर्नेंस क्या होगा फिर? मतलब हमारी ऑर्गेनाइजेशन का आईटी तभी गवर्न माना जाएगा मित्रों, तब हमारी ऑर्गेनाइजेशन का आईटी एक भी गलत काम नहीं करता। मतलब आईटी हमारी सिक्योर्ड होगा या नहीं होगा? होगा। रिस्क उसकी कम होगी, रिस्क कम, उसकी वैल्यू, मतलब मैं 100 करोड़ का आईटी लगा देता हूं मित्रों, फायदा 100 करोड़ से बहुत ज्यादा, तो इसका मतलब मेरा आईटी गवर्नड है। इसका मतलब देखो साहब, मेरी ऑर्गेनाइजेशन चाहती कुछ और थी, आईटी करता कुछ और है, दोनों ऐसे ऐसे है, तो मैं कहूंगा आईटी गवर्न। अरे हमारा आईटी कैसा हो जैसा बिजनेस, अरे हमारा आईटी कैसा हो जैसा स्टेक होल्डर चाहता हो, अगर वैसा आईटी है तो मैं कहूंगा आईटी विशाल कैसा, हमारा विशाल ऐसा हो जैसे उसके मां बाप चाहते हो, तो कहेंगे विशाल गवर्नड है। इसके पापा चाहते थे अलग, ये हवला करता कुछ अलग, तो मतलब विशाल गवर्न। तो मतलब आईटी हमारा कैसा हो, अरे बोलो ना, अरे एग्जामिनेशन में पूछते रहे आईटी गवर्नेंस, अभी पिछले अटेम्प्ट में पूछा आईटी गवर्नेंस की बेनिफिट क्या है? आईटी गवर्नेंस मतलब क्या है? सब अच्छा अच्छा हुआ, कॉस्ट, आईटी का एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, अरे उसकी वैल्यू, अरे उसकी रिस्क, उसका कंट्रोल, सब अच्छा, एक भी उल्टा नहीं बोलने का, तो समझना ना आईटी, पढ़ लो आईटी गवर्नेंस। मैं एक बात पूछूं क्या? जैसे आपने आईटी गवर्नेंस पढ़ा ना, उसके बेनिफिट्स, नीचे कोविड के फायदे देखो, सेम क्यों है बताओ? आप ही बता दो दोस्तों, कोविड को लगा के भी क्या मिलने वाला है? जब कोविड को लगाकर भी आपको आईटी गवर्नेंस ही मिलने वाला होगा, तो जो फायदे आईटी गवर्नेंस से हो गए, अर्थात वो भी। पर कोविड में एक दो बातें और भी लिखी है, बताओ कौन सी बातें लिखी है? होता ना ये कोविड में कि कोविड ऐसा है, इट इज नॉट ओनली फॉर द स्मॉल बिजनेस, इट इज फॉर द लार्ज बिजनेस ऑल्सो। और एक कोविड हैज व्हाट, हर दर्द की दवा। अगर आपको आईटी के बारे में कुछ भी नहीं समझ में आता है, आपका नॉलेज चाहे आईटी में कितना भी जीरो हो, आपको कोविड क्या देगा? अरे क्या देगा? हर दर्द का इलाज, हर आईटी के दर्द का इलाज कोविड के बाद। तो 2 ही पॉइंट कोविड में एक्स्ट्रा है, बाकी आईटी गवर्नेंस के बेनिफिट्स और कोविड के बेनिफिट्स दोनों सेम ही है। मैंने आपको जीआईटी पढ़ा है, पर आपको जीआईटी बड़ा लगता है या आईटी गवर्नेंस? अरे बोल रहे नहीं आप भाई और बहनों, आपको जवाब देना है, बोलो ना, जीआईटी बड़ा है या आईटी गवर्नेंस? तो जरा देखिए, इसका फर्स्ट पॉइंट पढ़िए। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जीआईटी होगा तो क्या पड़ता है, आपका आईटी बिजनेस से ट्यून हो जाएगा। अरे यार, आईटी गवर्नेंस का अगर ये फायदा है तो जीआईटी होगा ही।
जीआईटी हो रहा है मतलब क्या पूरी ऑर्गेनाइजेशन के ब्रांचेस का आईटी अच्छा हो रहा है। नंबर 2 क्या लिखा है? नहीं, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन का जीआईटी है और ऑप्शन नंबर 2 आईटी गवर्नेंस है, कब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को ऐसा फील होगा कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन का आईटी गवर्नेंस हुआ ऑप्शन 1, आपकी ऑर्गेनाइजेशन का जीआईटी हुआ ऑप्शन नंबर 2, कब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को फील होगा उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी की? क्यों आईटी गवर्नेंस में करके क्यों नहीं? सर आईटी गवर्नेंस सिर्फ एक ब्रांच और एक डिपार्टमेंट का होता है, अगर वो करने से अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी होती है तो हम जीआईटी का काम करते नहीं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कब लगेगा कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी, उन्होंने एक बाप को कब लगेगा उसने अपना पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाया? एक बेटी की शादी करके कि चारों बेटियों की? खत्म। नेक्स्ट पॉइंट। भारी बढ़ाने लगा मैं। आईटी क्या लिख दिया बताओ? पहले और तीसरे पॉइंट में वही लिखा है। क्या लिखा है? आईटी डिसीजन विल बी एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ व्हाट? मतलब आपका आईटी कैसा हो जाएगा और आपका आईटी का डिसीजन भी कैसा हो जाएगा? चौथा पॉइंट बताओ ना क्या लिखा है? आपकी एक बात मैं पूछूं, आपको लगता नहीं आपका पूरा आईटी के आईटी, अगर आपका जीआईटी हो चुका है तो आपका आईटी जो है वही काम करेगा जो मंजूर लॉ होगा। मतलब कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो आप अनलॉफुल, अगर वो बच्चा अनलॉफुल काम कर रहा है, मतलब विशाल अनलॉफुल काम कर रहा है तो विशाल गवर्नड है क्या? तो ऐसा आईटी अगर अनलॉफुल काम कर रहा है, नेक्स्ट पॉइंट, ट्रांसपेरेंट प्रोसेस होगी। मतलब क्या पूरा समझ जाएगा कि वो प्रोसेसेस में कुछ भी गड़बड़ नहीं है, एवरीथिंग विल बी ट्रांसपेरेंट, इतना पैसा लगा है उससे इतना फायदा हुआ। ठीक है, एक बात मैं पूछना चाहूंगा, अगर आप नंबर 1, 2, 3 को अगर टिक करोगे तो प्लीज उसको टिक करवा दो, और मुझे आपको पूछना उसको टिक कराने के बाद में ये तीनों पॉइंट जो जीआईटी के ऊपर के तीनों पॉइंट वो आईटी गवर्नेंस में क्यों नहीं है? ये तीनों फायदे जो है ना जीआईटी के ही हो सकते हैं, ये आईटी गवर्नेंस के एकदम लॉजिकल है। आईटी गवर्नेंस टॉक्स अबाउट आईटी, तो आप कैसे कह सकोगे कि नहीं यार एक आईटी गवर्नेंस हो गया मतलब पूरा ऑर्गेनाइजेशन का आईटी का डिसीजन बिजनेस से ट्यून हो गया? नहीं, वो कब बोलता है जब ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी, अरे बोलो ना क्या, जितने भी बोलो ना, सारी ब्रांच अच्छी होगी तभी मैं कह सकता हूं आईटी बिजनेस से ट्यून हुआ और आईटी का हर डिसीजन बिजनेस से ट्यून हुआ और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अपनी जिम्मेदारी पूरी। तो ये तीनों पॉइंट गलती से भी आईटी गवर्नेंस में मत लिखना, ओके? बाकी दोनों पॉइंट आप लिख सकते हो। अगला सवाल ये रहा आपके सामने। एक बात मैं पूछूं क्या आपसे? पूछूं क्या? कॉर्पोरेट गवर्नेंस बड़ा है या इंटरनल कंट्रोल? सोच के बताओ। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब होता है इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द टॉप लेवल मैनेजमेंट टू एंश्योर एवरी डिपार्टमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज कंट्रोल्ड टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ, हिंदी में टॉप मैनेजमेंट का यह कर्तव्य है कि उन्होंने चेक करना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन का हर कोई डिपार्टमेंट ऐसा चल रहा है जिससे स्टेक होल्डर का फायदा हो रहा है। बताओ ये बड़ी बात है या इंटरनल कंट्रोल? कौन किसके लिए डिपेंडेंट है? कॉर्पोरेट गवर्नेंस हो ही नहीं सकता अगर वहां पे कंट्रोल ही नहीं है। वो क्या कर, वो बोला कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होता है? एवरीथिंग शुड बी सो कंट्रोल्ड। अरे सो कंट्रोल कब होगा? तो इसलिए दुनिया में दोस्तों कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, उसकी छत्र छाया में आईटी गवर्नेंस भी आता है, उसकी छत्र छाया में जीआईटी भी आता है और उसी के छत्र छाया में मित्रों आज इंटरनल कंट्रोल भी आता है। एक बात पूछता हूं, इंटरनल कंट्रोल लगाना चाहिए, सभी को मालूम है। ऑर्गेनाइजेशन में जब आप फाइनेंशियल ऑडिट करते हो तो बताओ आप कब कहते हो कि इस ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल कंट्रोल, वाह क्या इंटरनल कंट्रोल है, वाह, जब उस ऑर्गेनाइजेशन की बैलेंस शीट इज शोइंग व्हाट, ट्रू एंड फेयर व्यू। वहां पे जितना भी चीज जो बैलेंस शीट में लिखा है मित्रों वो ऐसा लिखा है उसमें कोई भी गफला नहीं। मतलब सत्यम जैसी केस को हम लोग कहते हैं लैक ऑफ इंटरनल कंट्रोल, समझ गए? और टाटा जैसी कंपनी को कहते हैं फुल ऑफ इंटरनल कंट्रोल। एक बात मैं पूछूंगा, रतन टाटा एंड रिलायंस कहां पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस लगता है? टाटा के जिंदगी में टाटा ने गलत काम नहीं किए, टैक्सेस चुकाए, किसी भी एम्प्लॉय का पैसा रोका नहीं। आप देख लेना लेबर टर्नओवर की बात करें तो रतन टाटा के कंपनी में से एम्प्लॉयज भी कभी छोड़कर जाते नहीं।
मतलब उसने अपना नाम कमाया है, रिलायंस ने भी अपना नाम कमाया है, जिन्होंने जिसने भी पैसा कमाया है उसने भी कमाया है। पर अगर मैं बात करूं किसी को गड्ढे में डाल के पैसे कमाए हैं और एक ने इज्जत से पैसे कमाए, यही तो फर्क है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का। इसीलिए रतन टाटा की नेटवर्थ भले ही रिलायंस से कम होगी, फिर भी उसके मार्केट शेयर्स की वैल्यू पब्लिक में रिलायंस से ज्यादा होती है, क्योंकि किसी कंपनी के शेयर्स के भाव उसके नेटवर्थ से नहीं बढ़ते, उसके कॉर्पोरेट गवर्नेंस से। कि वो किसी को गड्ढे में डालता तो नहीं, समझ रहा होगा आपको शायद। इसीलिए कॉर्पोरेट नहीं तो वरना क्या मस्ती रे, अच्छा काम मैं क्यों करूंगा। अच्छा काम करने से भले ही आपको लगेगा मैं गड्ढे में जा रहा हूं, गड्ढे में जा रहा हूं ना, पूरा टैक्स चुका रहा हूं, एम्प्लॉय के भी पूरे पैसे दे रहा हूं, पर लॉन्ग टर्म में जीत उसकी ही होती है। लॉन्ग टर्म में शेयर्स के भाव उसके ही बढ़ते हैं, बोलो ना, जिसकी ऑर्गेनाइजेशन में कॉर्पोरेट गवर्नेंस होता है। तो इसलिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस चाहिए, इसलिए आपको आईटी गवर्नेंस करना जरूरी है। वैसे अगर मान लीजिए ये चैप्टर में अगर डायरेक्टली आईटी गवर्नेंस पढ़ाते ना, तो हर बच्चा मुझे यही पूछता, सर मैं आईटी गवर्नेंस तो पढ़ रहा हूं पर क्यों करेंगे। तो इसलिए पहले 5 मिनट में मैंने आपको यही ज्ञान दिया, भाई आपको आगे वाली जितनी भी चीजें अच्छी रखना है, तो उसके पीछे का जो आईटी है ना, उसको संभालना जरूरी है। अगला सवाल पूछूं क्या मैं, इंटरनल कंट्रोल जो ऑर्गेनाइजेशन में होता है, हर ऑर्गेनाइजेशन को पता है कि इंटरनल कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। एवरी ऑर्गेनाइजेशन विलिंग टू गो फॉरवर्ड internal control, but they don't know how it is to be controlled. That is why there is a one standard called what? COSO. COSO has given a framework to make us understand how to implement internal control framework. देखो भाई, अगर मैंने बोला जा बच्चा जा इंटरनल कंट्रोल कर दे, अरे पर समझता थोड़ी ना कैसे करते। इसलिए दुनिया में एक फ्रेमवर्क आया जिसने समझाया, हम आपको समझाएंगे कि इंटरनल कंट्रोल कैसे कौन सी स्टेप्स को फॉलो करके करते हैं। इसलिए कोसो नाम की चीज, कोसो नाम का स्टैंडर्ड दुनिया में पैदा हुआ, जिसके 5 स्टेप्स है। बताओ कौन से कंट्रोल एनवायरनमेंट का मतलब था कि ऑर्गेनाइजेशन का हवा देखो, माहौल बनाओ। किस बारे में माहौल बनाओ? कि इंटरनल कंट्रोल करना जरूरी है, दैट इज व्हाट कंट्रोल एनवायरनमेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिस्क असेसमेंट? एक बार आपने माहौल बना दिया कि कंट्रोल करना जरूरी है। देखो ये क्या बोल रहा है, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, कोसो कह रहा है अगर आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनल कंट्रोल चाहिए तो पहले माहौल बनाओ। किस बात का माहौल बनाओ? कि सबको ऐसा फील होना चाहिए कंट्रोल करना जरूरी है। नंबर 2 क्या करेंगे? फिर ढूंढो कि रिस्क कौन सी है, फिर जो रिस्क ढूंढ रहे हो आप उसके ऊपर कंट्रोल लगाओ। और नंबर 4 क्या बोले? कंट्रोल तो तभी अच्छे से इंप्लीमेंट होगा जब हर किसी इंसान को उस कंट्रोल के बारे में जानकारी, दैट इज पॉइंट नंबर 4, इंफॉर्मेशन सब तक पहुंचना चाहिए। और नंबर 5 में क्या लिखा है? जो कंट्रोल लगाए वो चेक करना जरूरी है कि कंट्रोल सही चल रहा है कि नहीं। चलो एवरीबॉडी वंस अगेन 5 स्टेप्स। कंट्रोल एनवायरनमेंट, रिस्क असेसमेंट, और जो रिस्क देखिए उसको कंट्रोल लगाओ, और 4 में उसको सबको इंफॉर्मेशन दे दो, ऐसे लगाना है। और 5 में क्या करना पड़ेगा? अगला सवाल ये रहा आपके सामने। दोस्तों स्टीयरिंग कमेटी की बात करता हूं। जैसे मैं स्टीयरिंग कमेटी खत्म करूंगा, उसके बाजू वाले डेफिनेशन खत्म करूंगा, तो चैप्टर 33% हो जाएगा। स्टीयरिंग कमेटी आप जानते हो। एक बात मैं पूछूं आपसे, इंटरनल कंट्रोल या आईटी के ऊपर कंट्रोल लगाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? टॉप लेवल की। क्या आपको यह लगता है रतन टाटा जैसे लोग, मुकेश अंबानी जैसे लोग हर कोई ब्रांच में जाके हर कोई आईटी के ऊपर जाके देखे कि एंटीवायरस लगाया कि नहीं? क्या रतन जी को आपने कभी टाटा डोकोमो में देखा है? क्या आपने कभी उनको टाइटन के शोरूम में देखा है? क्या आपने कभी उनको तनिष्क के शोरूम में एक लैपटॉप यूज करते देखा है कि रतन टाटा यहां पे है, चेक करें एंटीवायरस लगाया कि नहीं? ट्राई टू अंडरस्टैंड, ऑल्दो ही इज अ टॉप मैनेजर, but he cannot himself check whether all the IT controls are implemented. इसलिए what he does, they appoint steering committee. And what is the role of steering committee? स्टीयरिंग कमेटी वो कमेटी होती है, बोलो क्या कमेटी होती है, जो ये चेक करती है कि जो आईटी डिपार्टमेंट है उन्होंने जो जो कंट्रोल लगाना चाहिए थे वो कंट्रोल लगाए हैं या? तो ये 3 स्टेप्स में होता है। देखो नंबर 1 ऊपर कौन होगा? ये है टॉप लेवल। ये कौन है? आईटी डिपार्टमेंट। और इन्होंने चेक करना चाहिए कि आईटी डिपार्टमेंट सही काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है, पर इन लोग के पास में इतना टाइम नहीं, इसलिए बीच में एक आता है स्टीयरिंग। क्या करें? व्हाट इज द रोल ऑफ स्टीयरिंग कमेटी? स्टीयरिंग कमेटी चेक करता है कि आईटी डिपार्टमेंट ने सारे कंट्रोल बराबर से लगाए कि नहीं, पूरा रिस्क मैनेज है क्या नहीं, पूरा लॉफुल है क्या नहीं, आईटी वैसे ही चल रहा है जैसा बिजनेस को चाहिए। समझ गया क्या? मतलब इनके स्टैंडर्ड्स कौन बनाएगा? स्टीयरिंग कमेटी।
इनके प्रोसेसेस कौन सेट करेगा? स्टीयरिंग कमेटी। इनको गाइडलाइंस कौन देगा? इनको भी बड़े बड़े डिसीजन लेना किससे पूछेंगे? स्टीयरिंग कमेटी। अगर इन्होंने अच्छा नहीं काम किया तो स्टीयरिंग कमेटी टॉप मैनेजमेंट को रिपोर्ट भी करेगा कि अच्छा काम नहीं कर रहे। इसी के साथ में ये भी क्वेश्चन खत्म हो। पर अगर मैं पूछूंगा स्टीयरिंग कमेटी में कौन से 3 लोग होते हैं? एक ऑडिट डिपार्टमेंट के होते हैं, एक आईटी डिपार्टमेंट के होते हैं और एक फंक्शनल। एक बात मैं पूछता हूं, स्टीयरिंग कमेटी को किसके ऊपर ध्यान रखना है? आईटी के ऊपर। तो वो समझने के लिए आईटी के लोग तो चाहिए और मॉनिटरिंग करना, चेकिंग करना ऑडिटर से अच्छा कोई जानता नहीं। टेल मी, फंक्शनल हेड्स क्यों होना चाहिए? फाइनेंस मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर। ये आईटी डिपार्टमेंट किसके लिए आईटी लगा रहा है? फाइनेंस डिपार्टमेंट के लिए, मार्केटिंग के लिए। वो अच्छा है कि नहीं अच्छा, कौन समझ सकता है? उनके फंक्शनल हेड। इसलिए इसमें 3 लोग होते हैं। ये चैप्टर सबसे ज्यादा कॉन्सेप्चुअल है अगर हम लोग पढ़ते हैं अच्छे से तो, वरना ये चैप्टर इतना वाहियात है। और ये चैप्टर वाहियात कहां पे काम करता है मालूम है क्या? ये कम से कम 3 क्वेश्चन में आता है। मतलब क्वेश्चन नंबर 2 में आ गया, क्वेश्चन नंबर 4 में आया और क्वेश्चन नंबर 5 में आ गया। तो तकलीफ ये हो जाती है जहां भी आता है उसकी बी और सी खराब हो जाते हैं। तो ये चैप्टर में इतना दाम है, वो आता 20 मार्क के लिए पर खराबा करता है 50 मार्क का। क्योंकि वो एक में डालते नहीं, एबीसी इसका आएगा, ऐसा नहीं रहेगा। वो इधर ए उधर बी और इधर सी में आएगा। इसलिए इज्जत से इस चैप्टर को करिए। और मैं आपको समझाता हूं, ये चैप्टर ऐसा चैप्टर नहीं, ये एलिजिबिलिटी चैप्टर है। अगर आपको सारे चैप्टर आ रहे हैं उसकी इज्जत नहीं है। आप सोचिए सिलेबस का ऐसा पहला चैप्टर है, मतलब ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और आपका ये कैसा, इस चैप्टर के बुनियाद से वो डिसाइड करते हैं कि आपको इसका आता है या नहीं आता है। कभी कभी पेपर सेटर क्या करता है, इस चैप्टर के क्वेश्चंस को पहले चेक करता है, देखता है कि आपने इसको किस ढंग से लिखा है और ऑन द बेसिस ऑफ दिस आंसर ही डिसाइड कि आपकी लेवल क्या है। सिंपल आंसर तो कोई भी लिखता रहे, पर उनको पता है कि 15 लोगों को ही पास करना है, तो वही 15 चुनेंगे जिनको इस चैप्टर पे कम है। ये ऐसा एलिजिबिलिटी चैप्टर है। बट लोग क्या करते हैं, समझ में नहीं आता बोल के इसको छोड़ देते। मैं आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, अभी मैं जैसा पढ़ा रहा हूं ना, घर जाकर आपको यही कॉन्सेप्ट के, जैसे मैंने आपको स्टीयरिंग कमेटी समझाया, जीआईटी समझाया, कॉर्पोरेट गवर्नेंस समझाया, मैं आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूं। घर जाने के बाद में आपको डिटेल में पढ़ना है, एग्जामिनेशन में आप लिख कर आ सकते हो। ये चैप्टर जितना डिफिकल्ट है ना समझने के लिए, उसके क्वेश्चंस उतने ही आसान होते हैं एग्जामिनेशन में। वो क्या पूछते हैं, राइट डाउन 5 स्टेप्स ऑफ कोसो। अरे कितना क्वेश्चन इजी है, पर वो तब समझेगा जब कोसो को आपने पढ़ा हुआ है। मतलब जब वो क्वेश्चन व्हाट आर दी बेनिफिट्स ऑफ आईटी गवर्नेंस है, वो तब समझ में आएगा जब आपने आईटी गवर्नेंस को समझ के पढ़ा हुआ है। क्वेश्चन इजी है। मैं आपको कभी भी पिछले 6 अटेम्प्ट के क्वेश्चन पेपर निकालो इस चैप्टर के, आपको लगेगा चला ये तो कितना चिल्लर पूछता है, पर ये चिल्लर कब लगेगा, वंस यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट और रीड इट थरली, उसके बाद में आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने लायक हो जाओगे। ये चैप्टर डिफिकल्ट नहीं है। डिफिकल्ट कब तक है, जब तक उसके कॉन्सेप्ट आपको समझ नहीं आता, उसके बाद में चैप्टर इजी है। समझने की बात करेंगे, वापस से करो, चैप्टर को लाइटली मत लेना। ये चैप्टर सबसे द वाहियात चैप्टर है, ठीक है ना। अब अगला सवाल, अब बताओ बच्चों, एक सवाल पूछता हूं डेफिनेशन की। असेट किसको बोलते हैं भाई? कोई भी, ये देखो इसको असेट क्यों बोलते हैं, बिकॉज की वैल्यू है। ये जानने के बाद में मुझे माई लाइफ विल बी थ्रेटेंड, और इसके जानने के बाद में अगर मुझे वापस लाने के लिए पैसा लग रहा होगा, स्किल लग रहा होगा, तो मतलब ये असेट है। अगर ये चीज जाती है फिर भी मुझे फर्क पड़ता नहीं है, फिर भी मेरा नुकसान होता नहीं, तो मतलब वो असेट। नंबर 2, वल्नरेबिलिटी पहले आती है कि दुनिया में थ्रेट्स, दुनिया में रात को दरवाजा खुला रह गया, वल्नरेबिलिटी। छोटे लोग अंदर आए, थ्रेट, और छोटे लोगों ने एक सर्वर चुराया 1 लाख का एक्सपोजर। तो दुनिया में अगर वल्नरेबिलिटी नहीं होती तो थ्रेट नहीं होता है, और थ्रेट नहीं होता दोस्तों तो एक्सपोजर भी नहीं होता। एक्सपोजर का मतलब क्या था, एक्सटेंट ऑफ लॉस। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थ्रेट? थ्रेट इज एन एक्शन व्हिच विल कॉम्प्रोमाइज। फॉर एग्जांपल, इसको आग लग गई तो आग इज अ थ्रेट, तो कैसा बोलेंगे, थ्रेट इज एन एक्शन व्हिच विल कॉम्प्रोमाइज सिस्टम्स एबिलिटी एंड क्वालिटी व्हिच इज हार्मफुल टू द बिजनेस। वापस से बताएंगे व्हाट इज द डेफिनेशन। Threat is an action, मतलब fire is an action which will compromise the system's ability and quality which is harmful to me. अगला सवाल बोलो ना बच्चों, क्या है? मैंने कंट्रोल लगाने के बावजूद भी कुछ रिस्क बच गई, तो उसको कहते हैं रेसिडुअल रिस्क। और मैं अगर आपसे एक सवाल पूछूंगा, प्रोबेबिलिटी मतलब लाइक्लीहुड, व्हेन रिस्क विल बी क्रिएटेड, रिस्क कब जनरेट होती है?
जब आपका स्टैंडर्ड जो सेफगार्ड होना चाहिए उतना सेफगार्ड ना होते हुए आपने उससे कम सेफगार्ड लगाया, तो मतलब आपकी ऑर्गेनाइजेशन में रिस्क है। तो व्हेन रिस्क इज क्रिएटेड 100 सिक्योरिटी गार्ड लगाना चाहिए, आपने 90 सिक्योरिटी गार्ड लगाए, 10 नहीं लगाए। जो 10 दरवाजों पर सिक्योरिटी गार्ड नहीं, वहां से छोटे लोग अंदर घुसे, इसका मतलब रिस्क पैदा हुए। तो रिस्क इज द गैप बिटवीन द स्टैंडर्ड सेफ गार्ड एंड द एक्चुअल सेफ गार्ड। अच्छा, एक सवाल अब मेरे दिल में, काउंटर मेजर किसको बोलते हैं? जैसे वायरस का काउंटर मेजर क्या है? एंटीवायरस। तो एंटीवायरस इज द काउंटर मेजर विच विल रिड्यूस द प्रोबेबिलिटी। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ काउंटर मेजर? काउंटर मेजर इज एन एक्शन विच विल रिड्यूस द प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रेट्स। अगला सवाल, अटैक किसको बोलते हैं? देखो बच्चों, यहां से छोटे लोग अंदर आए, ये अटैक नहीं है। यहां पे सिक्योरिटी गार्ड बैठा था, उसको उन्होंने बहुत धोया, मारा उसको, और उसको उसकी आंखों के सामने चुरा के लेके गए। इसको अटैक बोलते हैं। अटैक कब होता है? हमारे सिक्योरिटी को धर दबोच कर, तोड़कर फोड़कर मारकर, जब कोई हमारे सिक्योरिटी के धज्जियां उड़ाकर कोई चुराता है या कुछ गलत काम करता है, तो उसको अटैक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वायरस ही नहीं थे, नहीं एंटीवायरस ही नहीं था और वायरस आ गए, तो ये थ्रेट है। पर एंटीवायरस की इज्जत लूट के वायरस ने तहलका मचाया, तो ये अटैक है। अटैक क्या होता है? एक्शन होता है विच इज देयर टू डिफीट सेफगार्ड। बोलो ना, मतलब मैंने इसका का चैप्टर 1 पढ़ के गया था, सेफगार्ड लगाए थे, फिर भी आईसीआई ने चैप्टर 1 के ऐसे सवाल पूछ लिए, समझ ही नहीं आया क्या पूछा, तो मतलब आपके ऊपर अटैक हुआ। वाह, क्या पढ़ा रहा हूं मैं, बहुत भारी पढ़ा था डोगलो में। अब इसी तरह से 33% ये चैप्टर खत्म हो गए। भाइयों और बहनों, ये रहा आपके सामने, ओ माय गॉड, खबर एवरीबॉडी। बताओ बच्चों, क्या लगता है आपको? क्या आपको लगता है आईटी का रोल बिजनेस में है? क्या मैं फ्लिपकार्ट का एग्जांपल ले सकता हूं, अमेजॉन का, एयरटेल का, दुनिया में सारी ई कॉमर्स कंपनी का, या कॉल सेंटर का, या बीपीओ का, या फिर एजुकेशन का, या कोई भी हॉस्पिटल का? कैन यू इमेजिन नाउ डज दिस बिजनेस विदाउट आईटी? डोंट यू थिंक आईटी हैज प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल? आईटी हैज बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ डूइंग बिजनेस। क्या आपको पता नहीं आईटी हैज बिकम एन इंपॉर्टेंट एरिया? वही लिखा बेटा, रोल खत्म हो गया, मतलब आईटी का रोल बहुत ज्यादा है। आगे बढ़ेंगे। पर सर, आपको ये क्यों पढ़ाना आईटी का रोल ज्यादा है? अगर आईटी का रोल इतना ही हो चुका है, तो जितनी इज्जत बाकी डिपार्टमेंट्स को दी जा रही है, जितना नियंत्रण बाकी डिपार्टमेंट पर किया जा रहा है, क्यों ना हम उतना ही कंट्रोल। अगला सवाल, हाउ टू मेक आईटी इन ट्यून विथ व्हाट? किसके? एक बात पूछ लेता हूं कड़े कड़े। मेरी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है कि मैं 24/7 में लोगों को सर्विस देता रहूं, उनकी कंप्लेंट सुनता रहूं। ये मेरा किसका ऑब्जेक्टिव है? ऑर्गेनाइजेशन का। और मेरा आईटी का करता सिर्फ 8 घंटे काम करता है। तो इसका मतलब माय आईटी इज नॉट इन ट्यून विथ, कम ऑन एवरीबॉडी। जब मेरा बिजनेस 24 घंटे चाहता है और मेरा आईटी भी 24 घंटे काम करता है, इसका मतलब, अरे बोलो ना, मेरा आईटी बिजनेस से ट्यून है। भाइयों और बहनों,
अगर मेरी ऑर्गेनाइजेशन फ्लिपकार्ट है और चाहती कि 24/7 कस्टमर को सपोर्ट मिले और मेरे फ्लिपकार्ट का रात में सपोर्ट बंद हो जाता है, इसका अर्थ मेरा आईटी जरूर है बट इट इज नॉट इन ट्यून विथ। तो बोलूंगा आईटी का बिजनेस से ट्यून कराने से पहले सबसे पहले जानना जरूरी है कि एंटरप्राइज का ऑब्जेक्टिव क्या है, 24 घंटे चलाना। नंबर 2, आज का आईटी देखना 8 घंटे चलता है, टारगेट आईटी 24 घंटे चले, तो 8 घंटे चलता है, 24 घंटा चलना चाहिए। ये जो 16 घंटे का गैप हुआ ना, उसके लिए चौथे नंबर पर स्ट्रैटेजी बनाते हैं, और जो चौथे नंबर पर स्ट्रैटेजी बनी, पांचवें में उसको इंप्लीमेंट करते ताकि 24 घंटे चले। और चेक करना चाहिए, नहीं, और अब 24 घंटे चलती है तो सारे न्यूज़पेपर से सब जगह से देना चाहिए कि नाउ वी आर अवेलेबल फॉर, नहीं तो लोगों को पता ही नहीं चलेगा। तो बताओ 6 पॉइंट्स कौन से गए? एंटरप्राइज ऑब्जेक्टिव, प्रेजेंट आईटी, टारगेट आईटी, गैप को देखना होगा, स्ट्रैटेजी लगाना होगी, और स्ट्रैटेजी लगाने के बाद कम्युनिकेशन करना होगा। बताओ बच्चों, आईटी करते समय, आईटी का स्ट्रैटेजी करते समय बिजनेस के बारे में सोचना चाहिए क्या बिजनेस करते समय आईटी के बारे में सोचना चाहिए? सोचिए, अगर मैं आईटी का सॉफ्टवेयर खरीदने जा रहा हूं और मुझे पता ही नहीं मेरा बिजनेस कितना बड़ा है, तो फिर मैं ऐसा आईटी लेके आ जाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल, मेरा अगर पता होता है मेरा बिजनेस अगर 300 ब्रांचेस का और पूरे वर्ल्ड में है, तो मैं एसएपी खरीदता, पर मुझे पता ही नहीं था तो मैं टैली खरीद के लेके आया। तो मतलब व्हेनेवर यू मेक आईटी स्ट्रैटेजी यू शुड नो अबाउट किसके बारे में? क्या ऐसा भी हो सकता है बिजनेस की स्ट्रैटेजी करते समय आपको आईटी के बारे में पता होना जरूरी है? क्यों? जैसे स्वप्निल पाटनी क्लासेस का अगर उसको बिजनेस स्ट्रैटेजी डिसाइड करना है और उसको यह पता हो गया कि आईटी में कितना दम है, तो अगर आईटी का दम मुझे पता नहीं होता तो मैं विजन क्या रखता, पूना में नंबर 1 बनने का। पर जब मेरे को यह पता है कि आईटी की वजह से मैं विश्व में कहीं भी जा सकता हूं, तो अब मेरा विजन क्या होना चाहिए? विश्व में 1 नंबर बनूं। तो इसलिए इंसान जब बिजनेस के टारगेट ऑब्जेक्टिव बनाता है ना, उसके पहले उसको आईटी की औकात ताकत के बारे में अंदाज होना चाहिए। बोलो, सही बोल रहा हूं मैं? अगला सवाल, कंप्लायंसेस की बात करेंगे, इसके लिए हमारा रिदम है सेबी, सॉक, साइबर लॉ, स्टॉक एक्सचेंज, कारो कारो कारो। वापस बोलेंगे, सेबी, सॉक, साइबर लॉ, स्टॉक एक्सचेंज, कारो कारो, सेबी, सॉक, साइबर लॉ, स्टॉक एक्सचेंज, कारो कारो। ये क्या है? 5 कंप्लायंसेस के बारे में पता होना चाहिए। किसको? जब भी कोई इंसान, नहीं, जब भी कोई इंसान कोई आपसे पूछे कि भाई मैं आईटी को सुरक्षित क्यों करूं, नहीं करना मुझे, तेरी इच्छा हो चाहे तेरी इच्छा ना हो, पर इन एक्ट के मुताबिक तुझे आईटी को अच्छा करना बहुत जरूरी है। व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट? आज सभी जानते हो सेबी का जो क्लॉज है 49, यह स्टॉक एक्सचेंज का जो लिस्टिंग एग्रीमेंट है, उसमें टॉप मैनेजमेंट खुद कसम खाता है, मैं इस कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यह कसम लेता हूं, यह शपथ लेता हूं, अगर इस ऑर्गेनाइजेशन में अगर इंटरनल कंट्रोल ना हो तो मैं स्वयं जिम्मेदार हूं, उस केस में मुझे आप फांसी पे चढ़ा सकते हो। ऐसा कौन लिख के दे रहा है? और जब तक वो लिख के देता नहीं ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, तो उसकी कंपनी लिस्ट नहीं होती। तो बताओ वो क्या शपथ ले रहा है? आईटी गवर्नेंस की नहीं, इंटरनल कंट्रोल करूंगा। तो सोचो, इंटरनल कंट्रोल जब करना है, कैन यू इमेजिन इंटरनल कंट्रोल विदाउट आईटी कंट्रोल्स? नो। तो इसका मतलब क्या शपथ क्या खाई आपने? मैं भारत माता की कसम खा के कहता हूं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनल कंट्रोल लाऊंगा, तभी तभी आप मुझे मेरी कंपनी को लिस्ट करना। तो आपने कसम खाई ना, तो इसलिए कहते हैं कि आप भले ही तुम्हारी इच्छा थी नहीं इच्छा थी, पर तुम लिस्टिंग कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो, अब तुम्हें झक मार के आईटी को अच्छा करना जरूरी, तुम्हारी इच्छा की तेल लगाना। नंबर 2, सॉक्स। सॉक्स आपको पता व्हाट इज मीनिंग सॉक्स? ये उन कंपनीज के लिए एप्लीकेबल है जो कंपनी लिस्टेड कंपनी है यूएसए के स्टॉक एक्सचेंज पे। सर फिर इंडिया में क्यों पढ़ा जाता है? भारत की भी ऐसे कई कंपनीज है, बोलो ना, जो यूएसए के स्टॉक, जैसे कि एग्जांपल नैस्डैक की बात करता हूं, जिसमें हमारी इन्फोसिस लिस्टेड है। तो इन्फोसिस की इच्छा हो ना हो, आगे बोलो ना प्लीज, तभी भी उनको अब सॉक्स के तहत इंटरनल कंट्रोल करना जरूरी है।
अगर इंफोसिस कंपनी के पास में इंटरनल कंट्रोल नहीं होगा तो सॉक्स के मुताबिक उनको डीलिस्ट कर दिया जाएगा। मतलब इंडिया के अंदर की जितनी भी कंपनी यूएस स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है उनको मजबूरी से अब इंटरनल कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, मतलब ही उनको आईटी का कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। एक बात पूछता हूं मैं आपसे, साइबर लॉ का एक सेक्शन है, याद है कोई 43A, जिसमें क्या लिखा है मालूम क्या? इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इन केस दे फेल टू प्रोटेक्ट द सिस्टम, it is the responsibility of board of director to protect the data of their clients and their customer, their patient. In case the board of director fails to protect the data of their clients, their patients, then board of director would be held liable, वो जो भी लिखा हो। अब बताओ मुझे इसमें क्या हुआ? ये तो कानून है, ये क्वेश्चन क्या समझा क्या आपको? ये सारे वो 5 कानून है जो कह रहे हैं आपको आईटी को नियंत्रण करने में जरूरी है। तो इसका मतलब क्या? साइबर लॉ ने क्या बोला? आपने अपने कस्टमर की जानकारी को प्रोटेक्ट करना जरूरी है। तो इसका मतलब क्या हुआ? आईटी को करना जरूरी हो गया, आईटी का कंट्रोल लाना बहुत जरूरी हो गया, खत्म। और कारो कभी सुना है? कारो कौन रिपोर्ट में देता है? ऑडिटर रिपोर्ट देता है। तो ऑडिटर को जब कारो में रिपोर्ट करना होता है ना, उसमें से कुछ कुछ जो क्वेश्चन होते हैं वो आईटी कंट्रोल्स और इंटरनल कंट्रोल के बारे में होते हैं। इसका मतलब ऑडिटर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बजा सकता है, बोलेगा साहब अगर आपने आईटी को कंट्रोल नहीं किया तो मैं तुम्हारा नाम बोल दूंगा, मैं कारों में लिख दूंगा और लिख लिख के मैं सबको बताऊंगा कि तुमने कंपनी का आईटी बहुत खराब किया है। इसलिए मजबूरी से आजकल इन 5 वजहों से आपको आईटी को कंट्रोल करना जरूरी है, भले ही आपकी इच्छा ना हो। सेबी सॉक साइबर लॉ सॉक एक्सचेंज करो। अगला सवाल ये रहा आपके सामने दोस्तों, कोविड। आप सभी जानते हो कोविड क्या है? जब दोस्तों इधर आओ मेरे पास, जब दोस्तों क्या नहीं था, कोविड नहीं था, तब ऑर्गेनाइजेशन में लोग आईटी गवर्नेंस करने की सिर्फ सोचते ही थे। पीपल वांटेड टू हैव आईटी सिक्योर कंट्रोल, एवरीथिंग शुड बी कंट्रोल, बट दे कुडंट डू इट बिकॉज दे नेवर न्यू हाउ इट इज टू बी डन। इसीलिए दोस्तों दुनिया के तमाम एक्सपर्ट ने इसाका के साथ में मिलकर अब एक नया स्टैंडर्ड दुनिया में लाया जिसका नाम है कोविड, जो हम लोग कोविड का नंबर 5 वाला वर्जन करते हैं। तो सर जब कोविड नहीं था तो क्या था? कॉस्ट बहुत ज्यादा लगती थी, उससे होने वाले फायदे बहुत कम थे, आईटी बिजनेस से ट्यून नहीं था, आईटी में रिस्क बहुत ज्यादा था, आईटी से एफिशिएंसी बहुत कम थी, इफेक्टिवनेस बहुत कम था, लोग सेटिस्फाइड, कंप्लायंसेस, मतलब सब उल्टा उल्टा पुल्टा हो रहा था। इसीलिए दुनिया में कोविड। तो मेरा एक पॉइंट खत्म हो गया, वाई क्यों आया? समझ गया ना वो क्यों आया? अब बताओ, एक सवाल मैं पूछता हूं, सर मतलब कोविड एक किताब है क्या? हाँ बेटा, जैसे अकाउंट्स को कैसे करना चाहिए इसलिए हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ते हैं, वैसे आईटी को कैसे गवर्न करना चाहिए ताकि बिजनेस के ऑब्जेक्टिव अचीव हो गए, इसलिए हम लोग कोविड की किताब पढ़ते हैं। और कोविड में क्या लिखा होता है? कोविड कहता है कि जो आप अपने मन से जैसे भी आईटी को कर रहे थे वो सारी चीजें बुला के आप वो करो जो कोविड कह रहा है। और कोविड कहता जब मैं नहीं था तुम वेल आईटी करते थे, रिस्क आईटी करते थे, आईएसओ लगाते थे, आईटीआई लगाते थे, ये सारे स्टैंडर्ड का भुला देना उन्हें। किसे? ये सारी चीजों को भुला दीजिए। अब आ रहा है सबका मालिक, नाम तो सुना ही होगा, ईसा का प्रेजेंस कोविड 5। अब दोस्तों सबका मालिक एक मतलब यहां पे एक पॉइंट खत्म हुआ, इंटीग्रेशन। मतलब जो लोग पहले क्या करते थे, ये लगाते थे रिस्क कम करने के लिए रिस्क आईटी, वैल्यू बढ़ाने के लिए वैल्यू आईटी, आईटीएल करने के काय के लिए आईटी, वो थे क्या आईटीएसएम के लिए, सर्विस ओरिएंटेड आईटी को अच्छा करने के लिए आईटीएल। अब बोलते हैं सब तमाशा बंद करो, इतना सब लगाने की जरूरत नहीं, एक ही लगाओ, वो तो आगे जाएंगे। कौन सा एक लगाओ? अगला सवाल ये रहा आपके सामने दोस्तों, एक बात पूछूं क्या मैं? देखो साहब, अगर मैं अगर कोविड लगा रहा हूं तो कोविड का एक सॉफ्टवेयर आता है, मैं पूछता कोविड बॉल मेरी ऑर्गेनाइजेशन का आईटी मैं कैसे अच्छा करूं। मैंने बात सुना है कोविड के बारे में कि तुम ज्ञान देते हो, मेरा भी आईटी मुझे अच्छा करना। तो कोविड का सॉफ्टवेयर क्या बोलेगा? आवाज नीचे, पहले ये बता व्हाट डू यू वांट, स्टेक होल्डर बोल। किसको पूछता है? कोविड डॉक्टर जैसा है, दवाई बाद में देता है, दर्द पहले जानता है। कोई भी डॉक्टर के पास में तो क्या बोलता है, भाई साहब तुम्हें अभी कोई भी मेडिकल में बोले दवाई दो, बोले कौन सी? दे दो जो भी।
श्रद्धा से जो आई, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मेडिकल में जाने के बाद में पहले पूछता है, भाई साहब, बहन जी, तुम्हें दर्द किस बात का है? जो दर्द बोलती है वो महिला या तो वो पुरुष जो बोलता है, दवाई उस नाम की दी जाती है। ये कोविड भी ऐसा ही है। कोविड आपसे, आपके शेयर होल्डर से पूछता है कि तुम्हें बिजनेस में चाहिए क्या? तुम्हें टर्नओवर बढ़ाना है, तुम्हें प्रॉफिट बढ़ाना है, तुम्हें क्या चाहिए क्या? क्या तुम सिर्फ नाम बढ़ाना चाहते हो, या तुम सेल्स बढ़ाना चाहते हो, तुम सीआरएम चाहते हो, या टाइम पे डिलीवरी चाहते हो? तो बोलना, तुझे चाहिए क्या? अब चाय चाहिए ढोकले या करोड़ों का डिस्कशन चालू है? यहां पे 100 करोड़ की डील चल रही है, तुम चल रहे हैं यहां पे चाय पिलाते क्या? नहीं, आगे नहीं बेटा, ये ऊपर जाएंगे बहुत। भाइयों और बहनों, सारे स्टेक होल्डर से कोविड बोल तुझे। अच्छा, तो कोविड खुद ही क्यों नहीं बोलता? क्योंकि कोविड कस्टमाइज्ड है, इसलिए कस्टमाइजेशन वाला पॉइंट खत्म हो। कस्टमाइज मतलब क्या है? तुम्हारा जैसा दर्द होगा, दवा वैसे देंगे। ऐसा नहीं कि कोविड में जो चीज लिखी पूरी फॉलो करो, पूरी फॉलो मत करो, श्रद्धा से जो लगा, ऐसा नहीं। जो तुम बोलेंगे हम उसी के ऊपर आपको क्या बना के देंगे? सॉल्यूशन बना के देंगे, और आप उसी को ही यूज कर लेना बस। है तो इसलिए फर्स्ट पॉइंट लिखा कोविड का प्रिंसिपल, देखो क्या लिखा है? मीटिंग व्हाट, कम ऑन एवरीबॉडी। नंबर 2, एंड टू एंड। एंड टू एंड क्या होता है? एंड टू एंड ऐसा कोई भी दर्द नहीं इस संसार में, ऐसा आईटी का कोई भी सवाल नहीं है जिसका इलाज। अरे आपने बोला कि मैं बैकअप कैसे लूं, उसका जवाब है। आपने कहा फायरवॉल, उसका भी जवाब है। आपने सोचा कि मैंने आईटी को कितना इन्वेस्टमेंट करके लाना चाहिए, उसका मतलब आपके मन की हर कोई बात का जवाब कोविड के पास है। आपने सवाल पूछा एंड टू एंड, मतलब सब कुछ। एंड, उधर का एंड, इधर का एंड, इसका मतलब क्या? पूरा दर्द। पर किसका दर्द? ये जो कई लोगों का ये डाउट है। मैं एक सवाल पूछ लेता हूं, कोविड बड़ा है या इंटरनल कंट्रोल? क्योंकि सर उसमें क्वेश्चन ज्यादा है। यही सोच है भारत के बच्चों की, विद्यार्थियों की। आगे मेरी मौत का तमाशा देखें। इंटरनल कंट्रोल बड़ी चीज होती है कोविड से, बिकॉज इंटरनल कंट्रोल टॉक्स अबाउट द इंटरनल कंट्रोल ऑफ फाइनेंस, मार्केटिंग, एचआर, इन्वेंट्री, आईटी ऑल्सो. But when you talk about COVID, it is a purely only IT framework, IT governance, GE, IT. It's only about IT. COVID has done the specialization on IT. तो कोसो बड़ा है कि कोविड? कोसो. और कोविड चोटू है. कोविड का चोटू डोमेन है, वो सिर्फ टॉक्स अबाउट ओनली IT, and COSO talks about the entire assets of the organization. ये होलिस्टिक मतलब क्या? नहीं, वो जो बाजू वाला क्वेश्चन है उसका इनेबलर, उसका पॉइंट है वो, अब मैं बाद में पढ़ाता हूं. सिंगल इंटीग्रेटेड मतलब समझता है क्या? जब कोविड है तो किसी और की जरूरत, सिर्फ कोविड ही को, कोविड सबका मालिक. और ये क्या लिखा है? सेपरेटिंग गवर्नेंस फ्रॉम मैनेजमेंट. देखो, कोविड जब नहीं था, कोई भी इंसान एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाते थे. मैनेजमेंट कहता था ये मेरी गलती नहीं है, ये तो टॉप मैनेजमेंट की गलती है. और टॉप मैनेजमेंट कहता था साहब हमने तो प्रिंसिपल बनाए थे, हमने तो पॉलिसी बनाई थी, पर इन लोगों ने इंप्लीमेंट नहीं की. दोनों एक दूसरे के ऊपर इल्जामात लगाते थे. आज के अंदर कोविड क्या कहता है? बस नौटंकी खत्म, हमें ऑर्गेनाइजेशन में फाइनली क्या चाहिए? कंट्रोल चाहिए. ये जो काम है ना, पॉलिसी बनाओ, प्लान्स बनाओ, ये सारे गवर्नेंस के फ्रेमवर्क बनाने का काम टॉप लेवल का, और उसको इंप्लीमेंट करना, उसके छोटे प्लान करना, बिल्ड करना, रन करना, उसको रिव्यू करना, ये सारे काम मैनेजमेंट को दे दिया. मतलब कोविड ने दोनों के काम को सेग्रीगेट किया ताकि अकाउंटेबिलिटी बढ़े. नहीं समझा? वरना समझेगा नहीं. यही बोला नहीं तेरा काम था, तेरा नहीं, ये काम तेरा है, ये काम इसका है. बोले किसने बोला? कोविड ने बोला.
इस क्वेश्चन को भाई और बहनों कई बार एग्जामिनेशन में पूछा, ये कोबिट का फेवरेट क्वेश्चन है। कोबिट के प्रिंसिपल है 5। नंबर 1 ऑल इन वन, इंटीग्रेटेड, राइट, एंड टू एंड, इंटीग्रेटेड, स्टेक होल्डर्स। एक है इनेबलर और एक है सेपरेटिंग गवर्नेंस फ्रॉम। अब इनेबलर मतलब क्या? कोबिट कहता है, अब देखो, नहीं लोगों ने कहा हे कोबिट हमें तेरे जैसा बनना है, हम क्या करें? अब चलो एक बच्चा है जो 12th पास हो गया, आपको भैया मैं सीए करूं क्या? तो बोलते रहने दो आप एडवाइस करते हो किसी को? आजकल बंद कर दिया एडवाइस करना पहले किया करते थे, आजकल प्रेरित करते हो लोगों को करने से, डिस्करेज करते हो। आप लोग कहते हो देख भाई तेरे पास में कुछ खास बातें होना चाहिए, तेरे पास में अपनी बजाने की ताकत होना चाहिए, खुद की बजा के लेने की ताकत, सैक्रिफाइस करने की ताकत, हार्ड वर्क करने की ताकत, 14 घंटे तक लाइब्रेरी में बैठने की ताकत, हौलापन समाप्त करने की ताकत, बराबर है? मूवीज की सैक्रिफाइस करने की ताकत, दोस्त और सारी चीजें, कॉलेज न जाने का और सब कुछ, हम लोग कहते हैं डेडिकेशन चाहिए, हार्ड वर्क से, ये सारे क्वालिटीज इज नथिंग बट एनेबलर टू बिकम सीए। ये एनेबलर्स है। अगर ये क्वालिटीज होंगी तो सीए। तो वैसे भी क्या बोला कोबिट, अगर आपके पास में ये 7 जो लिखे पॉइंट्स है अगर ये होंगे ना तो मतलब आप जिंदगी में कोबिट जैसा बन पाओगे। तो कोबिट को सपने देखने वाले लोग, 7 बातें होंगी तो कोबिट के सपने देखो, वरना कोबिट के सपने देखना छोड़ दो। नंबर 1 क्या लिखा है? कोबिट कहता है पहले तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में पॉलिसी होना चाहिए। टॉप मैनेजमेंट जब तक पॉलिसी बनाएंगे ही नहीं सिक्योरिटी के बारे में, और टॉप मैनेजमेंट जब तक गवर्नेंस की पॉलिसी बनाएंगे नहीं, कैन यू इमेजिन व्हाट कैन यू कैन नॉट इमेजिन द आईटी गवर्नेंस। व्हाट इज नंबर 2 पॉइंट? द प्रोसेस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोसेस? मुझे कुछ बोलना है। प्रोसेस का मतलब क्या हुआ? मुझे बोलना है। प्रोसेस का मतलब क्या है मालूम है? नहीं, मुझे बोलना है। कोबिट के अंदर हर कोई काम करने के अच्छे तरीके लिखे हुए। तो कोबिट बोलता है कि अगर तुम्हें मेरे जैसा बनना है तो मेरी किताब में 34 प्रोसेसेस लिखे हैं, उन्हें प्रोसेस को फॉलो करो। बैकअप कैसे लेना, ट्रेनिंग कैसे देना, बजट कैसे करना, मॉनिटरिंग कैसे करना, हर एक मुद्दे पर, जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है ना, हर मुद्दे पर स्टैंडर्ड बनाया। तो वो बोलता है तुमको मेरे जैसा बनना है ना, तो मैंने लिखे प्रोसेसेस को तुम फॉलो करो। तीसरी बात, पीपल। कोबिट कहता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे लोग होना जरूरी है, स्किल्ड लोग होना जरूरी है। अब ये कब की बात? जिसको कोबिट की बहुत ही मस्ती है, जिनको लगता है कोबिट चाहिए, तो उनके ऑर्गेनाइजेशन में ये सब होना बहुत आवश्यक है। नंबर 4 क्या लिखा है? इंफॉर्मेशन के बारे में। अरे बताओ ना क्या है इंफॉर्मेशन के बारे में? अगर आप चाहते हो, क्या चाहते हो कि कोबिट आपके ऑर्गेनाइजेशन में चाहते हैं, तो उसकी इंफॉर्मेशन सिर्फ टॉप लेवल को ना हो कि आईटी कैसा होना चाहिए, उसकी इंफॉर्मेशन टॉप लेवल को भी होना चाहिए और बॉटम को भी होना चाहिए। व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट? कल्चर का मतलब क्या हुआ है? नहीं, कोबिट अगर आप चाहते हो, देखो मैं आपको समझाता हूं। अगर आप चाहते हो कि अपने सीए अपने घर में बच्चे बने, तो अपने सीए घर में चाहिए, तो वैसा घर में कल्चर भी चाहिए। कल्चर का मतलब क्या है? हमारे माँ बाप के, भाई बहन के, हमारे आदतों से लगना चाहिए कि हम सीए कर रहे हैं, ना कि सिर्फ दिखाने के लिए। हमारे कल्चर में वो अंदर से निकलना चाहिए कि हम सीए, मतलब आपके माँ बाप अपने टीवी देखना भी छोड़ दिए, चैनल्स बंद कर दिए उन्होंने, आपके सी मतलब अपने घर में कल्चर आ चुका है सीए का। वरना हमको बोल रहे बजाओ बैठ पढ़ाई कर, और वो बाहर म्यूजिक सुन रहे, मजे कर रहे, मूवीज देख रहे। अब अंदर से बच्चा तड़प के बाहर निकलेगा। तो बताइए, ऐसे घर को कहते हैं कि ये अनकल्चर्ड है, सीए का कल्चर ही नहीं है। कल्चर का मतलब क्या है कि सब में वो भावनाएं जाग उठना चाहिए कि हर कोई व्यक्ति अंदर से सोच रहा है कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कोबिट आए। इट शुड बी फ्रॉम व्हाट एवरीबडी इज, क्या बोलते हैं, दिल से, दैट एवरीबडी वांट्स टू इंप्लीमेंट कोबिट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर? देखो भाई, कोबिट लगाना है तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन का टॉप लेवल, मिडिल लेवल, बॉटम लेवल का जो स्ट्रक्चर है वो भी ऐसा ही डिजाइन होना चाहिए ताकि आईटी गवर्नेंस हो। ये जिम्मेदारी सिर्फ टॉप लेवल की नहीं है। और लास्ट में क्या लिखा है? आपके ऑर्गेनाइजेशन की सर्विस, आपके ऑर्गेनाइजेशन का आईटी, आपके ऑर्गेनाइजेशन का हार्डवेयर, आपके ऑर्गेनाइजेशन का आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर भी, ये भी अच्छा होना चाहिए। नहीं, जिस बुनियाद पर आप आईटी अच्छा करना चाहिए वो आईटी तो अच्छा होना चाहिए ना। आप बोल रहे कि मैं नैनो लेता हूं पर मुझे पूरा सिक्योरिटी गवर्नेंस चाहिए, अभी ये मुद्दा ही गलत है।
एक तो पहली बात तो हलकट कार है, वो चलती वही बड़ी बात। फिर आप बोलते हैं इसमें गवर्नेंस होना चाहिए। गवर्नेंस क्या, मतलब आपका जो बेस है वही गलत है। तो अगर मान लीजिए आपका आईटी पायरेटेड सॉफ्टवेयर वाला है और आप बोलते हैं मैं इसके ऊपर गवर्नेंस लाऊंगा, तो आपकी अपेक्षा ही गलत है। तो मतलब आपका जिस मुद्दों को जरिया बनाकर आप सपने देख रहे हो, वो मुद्दा तो ठीक होना चाहिए ना भाई। अगर लैपटॉप ब्रांडेड है और फिर मैं इसके ऊपर सिक्योर लगाऊं, तो तब मतलब कम से मेरे सपने सही है। मतलब अगर आपका बेसिक ही खराब है, तब कैसे आईटी अच्छा करोगे? तो ये पिक्सो नाम बोलते, पी फॉर पीपल, पी फॉर प्रोसेस, P for policy, I for information, C for culture, O S for क्या? S for और नहीं S for service, O for organization structure. Okay, once again. P for policy, P for process, P for I for information, C for culture, S for service, O for ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ओके, ये था पिक्सो। ये पर ये इनाबलर थे, ये प्रिंसिपल ने, दोनों में कंफ्यूज होता है। वो प्रिंसिपल 5 है, इनाबलर 7 है। जरा राइट साइड में एक क्वेश्चन लिखा, ये भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में कभी कभी पूछ लेते हैं। क्या लिखा जरा देखिए, की मैनेजमेंट ऑफ आईटी कंप्लायंसेस एज पर कोविड। इधर देखो मेरे पास, कोविड कहता है अगर आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अगर कंट्रोल लगाना है और साथ साथ में अगर आप चाहते हो लॉफुल आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन, लॉफुल समझता है, यू वांट टू मेक योर ऑर्गेनाइजेशन फुली कंप्लायंट। कंप्लायंट समझता है? अरे बोलो कंप्लायंस मतलब क्या, पूरा गवर्नमेंट ने जैसा कहा हो ऐसा। तो पहले ये तो पता होना चाहिए कि कौन से लॉ है। अरे मैं लॉ फॉलो करना चाहूंगा, पर ये तो पता होना चाहिए लॉ। तो पहली बात में क्या किया आपने, जाना लॉ कौन से, एक्सटर्नल कंप्लायंसेस को जानो। फिर पॉइंट नंबर 2 क्या किया, जैसे जैसे लॉ रहेंगे हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को उस तरह से चेंज करना चाहिए। फिर नंबर 3 में क्या करते हैं, इवैल्यूएट करो कि हमारा चेंज सही हुआ है या नहीं। और पॉइंट नंबर 4 में क्या लिखा है, उसके करेक्टिव एक्शंस लो और किसी एक्सटर्नल अथॉरिटी से उसको चेक भी करवा के लो। मुझे और बोलना है, नंबर 1 क्या लिखा है, लॉफुल बनना है ना, तो पहले लॉ पता होना जरूरी है। फिर नंबर 2 में क्या बोला, जैसा लॉ है वैसे अपने कस्टमाइज करो, उसको लिखा है कि एडजस्ट करो, और एडजस्ट करने के बाद कंफर्म करो कि वैसा हुआ है कि नहीं जैसा लॉ कह रहा था, मतलब हमारी प्रोसेस वैसी हुई क्या जैसा लॉ कह रहा था। और चौथे पॉइंट में किसी एक से कंफर्म करा के लो, मतलब एक्सटर्नल पार्टी से, और वो भी बोलता है खराब है तो फिर देन यू टेक करेक्टिव एक्शंस। ये सब हो गया, बेनिफिट्स भी हो गए, कंपोनेंट्स आपका होमवर्क है, ये पेज हो गया। अभी ये चैप्टर पूरा 66% हो चुका है और मैं इस चैप्टर के आखिरी पड़ाव पर हूं। जैसे ही खत्म हो जाएगा इसका मतलब ये चैप्टर आपका खत्म हो चुका है। जिस चैप्टर का आपने इतना बड़ा बात का बतंगड़ बना के रखा था वो अंतिम समाप्त हो रहा है। आइए बच्चों देखते हैं, एश्योरेंस नाम का एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। आपको नहीं लगता एक चार्टर्ड अकाउंटेंट नाउडेज शुड हैव अ स्किल एंड द टूल सेट टू चेक आईटी ऑल्सो अलॉन्ग विथ इनकम टैक्स अलॉन्ग विथ लॉ। मतलब एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को आज के तारीख में ना कि सिर्फ लॉ, ऑडिट और टैक्स का नॉलेज हो, पर साथ साथ में उसके पास आईटी को समझने का नॉलेज हो। भाई और बहनों, आजकल अगर आप फाइनेंस चेक करने को जाते हो तो फाइनेंशियल रिपोर्ट आपको कंप्यूटर में मिलते हैं, इसलिए फाइनेंस को चेक करने से पहले आपके पास में आईटी को समझने का भी टूल सेट होना जरूरी है। हे भगवान, मैंने क्या बोला, मैंने इतना ही बोला, चार्टर्ड अकाउंटेंट को इन सब के साथ साथ में बस। अगला सवाल, दुनिया में 2 गवर्नेंस है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, बिजनेस गवर्नेंस। देखो बिजनेस गवर्नेंस मतलब आप बिजनेस बहुत अच्छे से करते हो, और कॉर्पोरेट गवर्नेंस मतलब क्या, आप किसी को ठेस पहुंचा के बिजनेस नहीं करते हो। देखो भाई, मैं रतन टाटा की बात करता हूं जिसके दोनों भी है, जिसको गलत काम करता भी नहीं और धंधे में प्रॉफिट भी कमाता है। पर कुछ कुछ लोग होते हैं जिसके इसमें कॉर्पोरेट है पर बिजनेस गवर्नेंस नहीं। गलत किसका करता नहीं है, गलत किसका करता है, मतलब कॉर्पोरेट गवर्नेंस है फिर भी बिजनेस में प्रॉफिट नहीं मिलता। और दूसरे लोग होते हैं बिजनेस अच्छे से करता है पर लोगों को डुबा डुबा के करता है। सत्यम की बात करते हैं, सत्यम में बिजनेस गवर्नेंस था, सत्यम का बिजनेस मॉडल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वर्ल्ड में टॉप 10 में आया करती थी एक जमाने में कंपनी। मतलब बिजनेस करने का तरीका सही था, मतलब बिजनेस गवर्न था, पर लोगों को डुबाया ना, शेयर होल्डर को डुबाया, इसको डुबा उसको डुबा, लोगों को गद्दारी करे, तो मतलब कॉर्पोरेट गवर्नेंस नहीं है। उसके बाद में बिजनेस है पर कॉर्पोरेट,
और रतन टाटा के पास में किसको डुबाता नहीं, टैक्स भरता है, एम्प्लॉय के पैसे देता है, शेयर होल्डर का नुकसान कभी करता नहीं। और बिजनेस भी देखो ना, टाटा स्टील कितना आ गया आज, टाटा मोटर्स कितना आ गया आज। तो मतलब ऐसा है कि अगर आपकी कंपनी लोगों का पैसा देके, मतलब लोगों का गलत नहीं करके अगर बिजनेस में आगे जा रही है, तो हम कहते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस भी। और पर अगर मैं बात करूंगा रिलायंस जैसे कंपनी की, ये लोग बिजनेस में होशियार बहुत है, इनके पास बिजनेस गवर्नेंस है, कॉर्पोरेट नहीं। खरीद लेते रहे ये लोगों को, किसको भी खरीद लेते हो। अनिल अंबानी को तो वो भी पता होता है कि बजट में क्या आने वाला है। इसका मतलब क्या हो गया, मतलब तुम ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इस पे दाग लगा रहे हो, मतलब तुमने गवर्नमेंट को लूट लिया नहीं। तो तुम चाहे बिजनेस में बहुत पैसा कमा रहे, इसका ये मतलब नहीं है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑल टुगेदर डिफरेंट मैटर है, ये अलग चीज है बहुत ना। आपने किसी को फंसाने नहीं, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट, इंक्लूडिंग बैंक्स। चलो विजय माल्या की बात करता हूं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, किसको भी डुबाए नहीं बेचारे ने, खुद डूबा हुआ है। उसके चक्कर में कई बैंक बर्बादी हो गई। तो मतलब ये भले ही आपने बिजनेस, तो वैसे वो तो हवला बिजनेस में भी नहीं आगे गए, उसकी किंगफिशर एयरलाइंस चली नहीं, खुद मरा, बिजनेस गवर्नेंस मरा, और बाकी लोगों को डुबाया। कॉर्पोरेट गए, आगे बढ़ेंगे। कोई है यहां पे उसके फैन फॉलोअर्स, किसी को तकलीफ हो रही है। आरसीबी इस बार भी है क्या, आरसीबी समझते हैं इसकी टीम कैसे चलती है। एक सवाल मैं पूछ लेता हूं, इस चैप्टर को बस समाप्त करने में 5 मिनट की देरी है, फिर ये चैप्टर हमेशा के लिए मेरी साइड से खत्म हो जाएगा, और शायद से आपके साइड से भी खत्म कर दीजिए। आपको और अटेम्प्ट्स देना है तो अगली बार 6 महीने बाद इधर ही मिलेंगे, ठीक है ना। इस अटेम्प्ट को निकाल दो इज्जत से। ये क्या लिखा है, रिस्क मैनेजमेंट। एक सवाल मैं पूछ लेता हूं दोस्तों, कॉर्पोरेट गवर्नेंस करना मतलब हर कोई चीज पर नियंत्रण लाना, काबू लाना, हर कोई चीज कंट्रोल करना, मतलब रिस्क को अरे बोलो ना, इसलिए बोला है रिस्क को कम करने की 5 स्ट्रैटेजी होती है। बताओ इन 5 में से कौन सी बात कर। अगर आपने मान लो वायरस के लिए एंटीवायरस लगाया, तो आपने मिटिगेट किया, आपने उसके बारे में तब कंट्रोल लगाया जब सर के ऊपर पानी गया, टॉलरेंस। मतलब आप यू डू नॉट ट्राई टू कंट्रोल अनलेस इट इज गोइंग बियॉन्ड द लिमिट, बट इफ इट गोज बियॉन्ड द लिमिट यू स्टार्ट कंट्रोलिंग। उसको बोलते टॉलरेट करो जब तक बर्दाश्त हो रहा है, जब नहीं हो रहा तब, दैट इज व्हाट टॉलरेंस। अगर आपने अपनी जो वो है अपने रिस्क इंश्योरेंस वालों को दे दी, ये क्या, ये तरीका है जिससे हम अपनी रिस्क को कम कर रहे हैं। कुछ लोग मिटिगेशन करते हैं, कुछ टॉलरेंस करते हैं, कुछ ट्रांसफर करते हैं। एक सवाल मैं पूछ लेता हूं, कभी कभी आप वैसा भी करते हो, कैसा कि आपने उसके बारे में सोचना ही नहीं, आप बोलते वैसे भी सोचने से, जैसे अर्थक्वेक आया तो आपने अर्थक्वेक के लिए सीएफएम में कभी कुछ किया है। आप एक काम करो, आज जाओ अपने बॉस को ले, सर मैं पूरी बिल्डिंग गिरा दे रहा हूं। बोले क्यों बेटा, बोले अर्थक्वेक प्रूफ नहीं, हमारी जान धोखे में। आपके बॉस क्या बोलेंगे, लेके जाए उसको बाहर, ट्रांसफर दोगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड, सीएफएम में अर्थक्वेक और फायर का जो रिस्क है उसको टर्न बैक कर। टर्न बैक मतलब दे डोंट इवन बॉदर टू थिंक अबाउट इट। अरे यहां पे वायरस ने, यहां पे साला ढोकले पावर बैकअप नहीं लगा रहे, ये अर्थक्वेक क्या, अर्थक्वेक प्रूफ बिल्डिंग। बहुत बोलेंगे मैं गया भी तो चलेगा, एक सीए शहीद होएगा। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड भाई और बहनों, जिस चीज को लोग सोचते नहीं, इग्नोर, टर्न बैक। एक और बचाना इसमें, एलिमिनेट मतलब उस गलियों में जाइए मत, उनकी गलियों में जाइए मत जिन गलियों में दर्द है। बहुत अंदर जा रहे हो, उन गलियों में जाने की दरकार नहीं है जिन गलियों में दर्द छाया हुआ है। भाई और बहनों, अगर वो वायर्ड इंटरनेट है और वायरलेस इंटरनेट, और वायरलेस में बहुत ज्यादा थ्रेट होता है इंटरनेट का, तो एक काम करो, वायरलेस को यूज करना बंद ही कर दो। यूज करके पासवर्ड मत लगाओ, यूज ही करो मत, तो उस गलियों में जाना ही नहीं। दैट इज व्हाट, आपने उस रिस्क को एलिमिनेट किया। और टर्न बैक क्या होता है, वो रिस्क होती है पर आप ही सोचना छोड़ देते हो। और एलिमिनेट मतलब क्या, जिंदगी भर वो रिस्क कभी आएंगे नहीं। क्यों,
आप वो वायरलेस यूज कर रहे हो? नहीं, यूज करा ही नहीं आपने। आगे बढ़ेंगे। आईटी रिस्क ठीक है, सोर्स ठीक है। एक अगला सवाल मैं पूछूंगा आपसे, ये क्या है बच्चों? इवैल्यूएट करेंगे, डायरेक्ट करेंगे, मॉनिटर करेंगे, क्या ही है? अरे सिंपल है। आप बताओ आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने रिस्क कम की, अरे रिस्क कम किया ना, तो क्या करेंगे? रिस्क कम करने के बाद में चेक करेंगे कि अभी भी रिस्क है कि नहीं, तो इवैल्यूएट किया। और रिस्क कम अगर नहीं हुई है तो फिर डायरेक्शन देंगे कि रिस्क कम हो जाए, और डायरेक्शन देने के बाद में और एक बार चेक करेंगे कि रिस्क कम हुई कि नहीं। तो पहले क्या किया? इवैल्यूएट किया कि रिस्क कितनी है। फिर अगर लगता है कम नहीं हुए, अभी भी रिस्क बहुत बाकी, तो डायरेक्शन दिया। फिर डायरेक्शन देने के बाद और एक बार चेक करेंगे कि रिस्क कम हुई कि नहीं। दैट इज व्हाट मॉनिटरिंग। समझा? अगला सवाल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आईटी इज इन ट्यून विद बिजनेस? अरे तीन, इसका मतलब क्या? तीनों भी क्वेश्चन का आंसर एक ही है। ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ कि क्वेश्चन एक ही है और तीनों के तीनों का आंसर क्या है? अरे क्वेश्चन तीन है पर तीनों के तीनों का आंसर जो है, क्वेश्चन तीन है भाई, तीनों का आंसर। अब बताइए, आईटी इज इन ट्यून विद बिजनेस हमने किया था ना, एंटरप्राइज ऑब्जेक्टिव, अरे एंटरप्राइज ऑब्जेक्टिव, प्रेजेंट आईटी, टारगेट आईटी, वो सब किया था ना हमने। तो हमने आईटी को बिजनेस से ट्यून कर दिया उस क्वेश्चन में। अभी यहां पे क्या चेक करेंगे? आईटी बिजनेस से ट्यून हुआ है या नहीं, इवैल्यूएट करेंगे। नहीं हुआ, डायरेक्ट करेंगे, और डायरेक्ट करने के बाद में फिर से दोबारा चेक करेंगे वैसा हुआ है क्या नहीं। अब बताओ, आपने जीआईटी पढ़ा, तो जीआईटी के लिए आपने कोविड लगाया, तो क्या करना चाहिए? चेक करना चाहिए कि वो जीआईटी हुआ है या नहीं हो, मतलब इवैल्यूएट करेंगे। और नहीं हुआ तो डायरेक्ट करेंगे, और डायरेक्ट करने के बाद में फिर से एक बार चेक करेंगे कि जीआईटी अब की बार एटलीस्ट ठीक हुआ है कि नहीं हुआ। मतलब तीनों का भी मतलब वही है, सिर्फ आपको तीन अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस दिए हुए, पर आंसर तीनों का भी एक ही है। एक सवाल मैं पूछूंगा, ये इवैल्यूएशन क्या लिखा है? अरे इवैल्यूएशन क्या लिखा है? अरे इवैल्यूएशन मतलब अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए और आप ऑडिटर बन गए और किसी ऑर्गेनाइजेशन ने आपको बुलाया, हे ऑडिटर और मेरी ऑर्गेनाइजेशन का आईटी गवर्नेंस चेक कर, फिर आप बोलेंगे आईटी गवर्नेंस तो पहले ही पढ़ा है। अरे पहले वो पढ़ा है कि आईटी गवर्नेंस कैसे करते हैं। आप क्या बोल रहे हैं? अगर आपको आईटी गवर्नेंस चेक करना है तो आप क्या क्या चेक करोगे? नंबर वन क्या चेक करोगे? अरे मान लिया अगर मुझे रिलायंस कंपनी का ऑडिटर बोल के अपॉइंटेड हुआ और मुझे चेक करना है कि आईटी गवर्नेंस है, तो मुझे चेक करना पड़ेगा रिलायंस का जो लीडर कौन है। क्यों लीडर चेक करना चाहिए? अगर लीडर अच्छा होगा तो मतलब आईटी गवर्नेंस ऑलमोस्ट अच्छा ही होगा, और लीडर खराब होगा तो आपको बहुत चेक करना पड़ेगा। फिर तो हम पहले लीडर चेक करेंगे, ना कि सिर्फ लीडर चेक करेंगे, बोलो ना। स्ट्रक्चर मतलब मिडिल लेवल, बॉटम लेवल, जो उसके अंडर में लोग काम करते हैं वो भी चेक करेंगे। अरे सिर्फ यही मत चेक करो मोदी जी के कौन है, मोदी जी एक मनमोहन है, वो तो चेक करो, पर ये भी चेक करो मोदी जी के अंडर में जो लोग काम कर रहे हैं, योगी, वो भी अच्छे है कि नहीं अच्छे, वो भी चेक करो। अगर मान लो लीडर भी अच्छा है, स्ट्रक्चर भी अच्छा है, तो इंटरनल कंट्रोल हम लोग क्या बोलेंगे? अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा? रहेगा। आईटी गवर्नेंस अच्छा रहेगा। तीसरी बात क्या? अरे अगर मैं उस ऑर्गेनाइजेशन का आईटी गवर्नेंस चेक करूंगा तो आईटी जो जो प्रोसेसेस करता है, फॉर एग्जांपल आईटी कौन सी प्रोसेस करता है? फॉर एग्जांपल बैंक में आईटी विड्रॉ करता है, तो मैं विड्रॉ चेक करूंगा बराबर हो रहेगी। मॉल में बारकोड रीडर बिलिंग करता है, तो मैं चेक करूंगा बारकोड सही चलता है कि नहीं। मतलब आईटी ओरिएंटेड जितनी प्रोसेस होगी, मैनुअल ओरिएंटेड नहीं रहे। वैसे मैनुअल में आईटी का कुछ कनेक्शन नहीं है, पर जो जो प्रोसेस कैसी है जो आईटी वाली है, मैं उनको चेक करूं। मैं कौन हूं? ऑडिटर। मुझे क्या चेक करना है? इनका आईटी कंट्रोल में है कि नहीं, तो मैं क्या चेक करूंगा? लीडर अच्छा है कि नहीं, स्ट्रक्चर अच्छा है कि नहीं, प्रोसेस। और तीसरी बात, आईटी के अंदर कोई रिस्क है या नहीं। और अगर रिस्क है, अरे यार एक सवाल, बारकोड के सिस्टम में जाऊंगा और चेक करूंगा इसमें कोई बारकोड सिस्टम सही चल रहा है या नहीं, पर मुझे बारकोड सिस्टम में लगता है कि ऐसा रिस्क हो सकता है, तो मैं क्या करता हूं? ये भी चेक करता हूं कि जो जो रिस्क है उसका कंट्रोल है क्या नहीं। मतलब मैं क्या, किसके रिस्क चेक कर रहा हूं? आईटी वाले प्रोसेस का रिस्क। और फिर मैं भी चेक करूंगा अगर उनकी रिस्क है तो उसके ऊपर कंट्रोल लगाया है या नहीं। और परफॉर्मेंस चेक कर, जो कंट्रोल लगाए हुए हैं वो, जैसे मान लो फायर एक्सटिंग्विशर लगाया हुआ है, एंटीवायरस लगाया हुआ है, फायरवॉल लगाया है, तो हम लोग चेक करेंगे वो बराबर से फंक्शनिंग करते हैं क्या नहीं। देखो सबसे सिंपल है, आईटी गवर्नेंस मतलब क्या? आईटी बराबर अच्छा चल रहा है कि नहीं, वो चेक करना है। तो क्या चेक करेंगे? आईटी को तो बाद में चेक करो, पहले चेक करो लीडर कौन है, स्ट्रक्चर क्या है, आईटी के प्रोसेस क्या है, प्रोसेस में रिस्क कौन सी है, रिस्क है तो कंट्रोल लगाया क्या नहीं, फिर उनका परफॉर्मेंस कैसा है। बाकी दो आपका जीआरसी और इंटरनल कंट्रोल आपका होमवर्क है, पर जीआरसी का मतलब समझो, जी फॉर गवर्नेंस, आर फॉर रिस्क, एंड सी से कंप्लायंसेस, कंट्रोल नहीं कंप्लायंसेस। एक बात बताओ, क्या जीआरसी पैदा कहां से हुआ? जी फॉर गवर्नेंस है,
आर से रिस्क है, जी से गवर्नेंस हुआ, आर से रिस्क कंट्रोल, सी से कंप्लायंसेस। अगर तीनों भी बातों के अंदर एक चीज कॉमन बताओ, गवर्नेंस करने की हो या रिस्क कम करने की हो या कंप्लायंसेस करने की हो, जिम्मेदारी किसकी है? टॉप मैनेजमेंट की। तो टॉप मैनेजमेंट पहले तीनों चेक करने के लिए अलग अलग ऑडिटर बुलाते थे, समझे क्या आप? तो अब क्या बोल रहा है, तुम अलग अलग ऑडिटर मत बुलाओ, तीनों के अलग अलग ऑडिटर बुलाते हो, 3 रिपोर्ट आते हैं आपको। एक काम करो, तीनों का मिला के, अगर देखो ये जी है, ये आर है और ये सी है, तो अब क्या ये पूरा जीआरसी है, तो बोलता है ये ऑडिटर कुछ एरिया ऐसा है इतना, ये कॉमन है। तो एक काम करो, तीनों का मिला के एक ही ऑडिट रिपोर्ट बनाओ और एक ही ऑडिटर तीनों भी चेक करेगा, तो हमें इंटीग्रेटेड रिपोर्ट मिलेगा। तो इसलिए आज के बाद में तीनों का छुट्टा छुट्टा ऑडिट नहीं होता, तीनों का मिला के एक्स्ट्रा ऑडिट होता है, उसको बोलते हैं जीआरसी ऑडिट। गवर्नेंस, रिस्क, कंप्लायंसेस। बस इधर आओ जरा, इधर कोपचे में ये क्या लिखा है, आईटी रिस्क और सोर्सेस। मुझे तो आईटी को रिस्क देखना है, तो पहले क्या चेक करेंगे, आईटी रिस्क है क्या, आइडेंटिफाई करेंगे। फिर आईटी का अगर मान लो आपको 100 रिस्क मिलती है, तो क्या चेक करना चाहिए, 100 में से वो कौन सी टॉप रिस्क है जो हमें बचाना बोलते। मान लो कि आपके पास में 25 रिस्क बचाने के पैसे हैं, तो आपने क्या चेक करना चाहिए, 25 कौन सी है। तो आप प्रोबेबिलिटी और एक्सपोजर के बुनियाद पर 25 ढूंढोगे और तीसरे पॉइंट में क्या करोगे, वो 25 को कंट्रोल करोगे। तो अभी देखो, अगर रिस्क को कम करना है तो 3 स्टेप होती है, रिस्क को ढूंढो, फिर रिस्क को कैटेगराइज करो, प्रायोरिटी दो, मतलब असेसमेंट करो, और जो रिस्क हाई लेवल पे है उसको मिटिगेट करो। पर एक बात बताओ, यह जानना क्यों जरूरी है कि आईटी की रिस्क का सोर्स क्या है, कहां से रिस्क पैदा होती है। अगर सर आपको पता ही नहीं रिस्क कहां से पैदा होती है, तो आप आईटी के रिस्क को कंट्रोल कैसे करोगे। इसलिए बोलते हैं कि सोर्स जानना बहुत जरूरी होता है। आई होप यू गेटिंग एवरीबॉडी। या ये चैप्टर समाप्त हो चुका है। अब मैं इस चैप्टर को 2 मिनट और रिवाइज करता हूं, ताकि आपको और कॉन्फिडेंस लेवल पैदा हो। इस चैप्टर को मैं रिवाइज करूंगा। अब ये चैप्टर बहुत कठिन चैप्टर में से एक है, और आपने उसको बखूबी निभाया है। इतनी रात हुई पर बच्चा कभी सोया नहीं। बच्चों की आंखों की रोशनी तेज होती जा रही है। अब आपको पता है सिर्फ एक ही चैप्टर मुझे यहां पे पढ़ाना है, और 2 चैप्टर आप घर देखोगे, राइट? वापस एक बार पढ़ते हैं। बताएंगे बच्चों, आईटी गवर्नेंस होगा तो क्या होगा और क्या। आईटी गवर्नेंस कोविड के फायदे बताओ। रिस्क कम, वैल्यू, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, कॉस्ट, कंप्लायंसेस, ट्रांसपेरेंसी और यूजर सेटिस्फैक्शन। अगला सवाल, जीआईटी बड़ा है कि आईटी गवर्नेंस? जीआईटी में ऐसे कौन से 3 पॉइंट है जो आईटी गवर्नेंस, जैसे कि आईटी का हर डिसीजन बिजनेस से ट्यून हो जाएगा, आईटी बिजनेस से ट्यून हो जाएगा, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को ऐसा लगेगा कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी हुई। 2 और बेनिफिट्स इसमें, कंप्लायंसेस हो जाएगा और सारी आईटी के प्रोसेस ट्रांसपेरेंट हो जाएगी, राइट है। उसके बाद में अगर मैं आपसे पूछूंगा इंटरनल कंट्रोल के बारे में कुछ बताओ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल? बोलो ना। मतलब बैलेंस शीट की हर कोई चीज ट्रू एंड फेयर होना चाहिए, पर अगर आप इंटरनल कंट्रोल करते हो तो कौन सा स्टैंडर्ड लगाते हैं? कोसो। कोसो के 5 स्टेप्स है। एक तो क्या बोलते हैं, कंट्रोल का एनवायरमेंट क्रिएट करो, रिस्क ढूंढो, कंट्रोल एक्टिविटी लगाओ, बाद में नंबर 4 कम्युनिकेशन दो, बाद में मॉनिटरिंग करो। नेक्स्ट पॉइंट, स्टीयरिंग कमेटी वो होता है जो आईटी डिपार्टमेंट ने सही काम किया कि नहीं वो चेक करते हैं, उनका नाम बोलते हैं, उनके स्टैंडर्ड लगाते हैं, ऑल दैट। उसमें 3 टाइप के लोग होते हैं, एक ऑडिटर, एक आईटी हेड्स होते हैं और एक फंक्शनल हेड होता है। इसमें बताओ मैं किसकी बात कर रहा हूं, वीकनेस, वल्नरेबिलिटी। वीकनेस नहीं होंगी तो क्या नहीं होगा, थ्रेट, और थ्रेट नहीं होंगे तो क्या होगा। इसमें से किसका मतलब है एक्सटेंट ऑफ लॉस, एक्सपोजर। एसेट किसको बोलते हैं, जिसके अंदर वैल्यू होती है, जो जाने से थ्रेट होता है और आने के लिए पैसा लगता है, स्किल लगता है। किसका मतलब है कुछ भी करो रिस्क बच जाएगी, रेसिडुअल रिस्क। वायरस के लिए एंटीवायरस, काउंटर मेजर। मतलब प्रोबेबिलिटी किसको बोलते हैं, रिस्क किसको बोलते हैं, जितना स्टैंडर्ड सेफगार्ड होना चाहिए उतना एक्चुअल सेफगार्ड नहीं है। अटैक किसको बोलते हैं, अटैक इज एन एक्शन व्हिच विल कॉम्प्रोमाइज कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी एंड व्हिच इज देयर टू डिफीट सेफगार्ड। अगला सवाल ये रहा आपके सामने दोस्तों, जवाब देना होगा। कोविड क्यों आया दुनिया में, कि जब कोविड नहीं था वैल्यू कम थी, रिस्क आईटी बिजनेस से ट्यून, इसलिए कोविड आया। कोविड कस्टमाइज हो सकता है कि कोविड सबका मालिक एक है, कि कोविड होने पर बाकी लगाने की जरूरत है क्या नहीं है।
बता कोविड के फायदे वही है जो आईटी गवर्नेंस के। कोविड के 5 प्रिंसिपल, एक तो स्टेक होल्डर के हिसाब से चलता है, एंड टू एंड लिखा हुआ है, और उसमें वो भी है एनाबलर्स है, और कोविड के अंदर वो भी है सिंगल इंटीग्रेटेड है और सेपरेटिंग गवर्नेंस फ्रॉम मैनेजमेंट है। अगर मैं इनाबलर्स की बात करूं तो 7 इनाबलर्स है। पिक्सो पी फॉर पीपल, पी फॉर प्रोसेस, पी फॉर परफॉर्म पॉलिसी, आई फॉर इंफॉर्मेशन, सी फॉर। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, दोस्तों जवाब देंगे। आईटी का रोल आजकल बिजनेस में है। एग्जांपल फ्लिपकार्ट के बिजनेस में, अमेजॉन के बिजनेस में बहुत ज्यादा है। हाउ टू मेक आईटी इज इन ट्यून विद बिजनेस, मतलब एंटरप्राइज ऑब्जेक्टिव, प्रेजेंट आईटी, टारगेट आईटी, गैप फुलफिल करने की स्ट्रैटेजी बनाओ, सबको मालूम करवाओ। नहीं, गैप फुलफिल कराओ, गैप देखो, स्ट्रैटेजी बनाओ और फिर कम्युनिकेशन करो। अगला सवाल, कौन से ऐसे कंप्लायंसेस जो कहते हैं आईटी में गवर्नेंस होना चाहिए? सेबी, सॉक, साइबर लॉ, सॉक एक्सचेंज करो। वो कौन सा है जो नहीं, वो कौन सा है जो यूएसए के स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग एग्रीमेंट और कारों में ऑडिटर बोलेगा मैं तेरा नाम बोल सकता हूं अगर तुमने। अगला सवाल ये आपके सामने बताएंगे, रिस्क को कम करने की 5 स्ट्रैटेजी कौन थी? आप उस गलियों में गए नहीं, एलिमिनेट, आपने अर्थक्वेक के बारे में सोचा ही नहीं, टर्न बैक, आप सोचते हो पर कुछ हद के बाद, टॉलरेंस। आप बताओ वायरस के लिए एंटीवायरस, मिटिगेशन, और आपने इंश्योरेंस लाया। रिस्क कम करने के 3 स्टेप्स है, आइडेंटिफिकेशन, असेसमेंट एंड मिटिगेशन। सोर्स क्यों ढूंढते हैं? अगर सोर्स ही नहीं मालूम तो मिटिगेट कैसे करें? ऑडिटर को एश्योरेंस में किसका नॉलेज होना चाहिए? आईटी के साथ साथ में, नहीं, इनकम टैक्स के साथ साथ में आईटी का भी नॉलेज होना चाहिए। बताओ दुनिया में 2 टाइप के गवर्नेंस है, एक तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस और एक कौन सा? बिजनेस गवर्नेंस है। मतलब जैसे कि रतन टाटा के पास दोनों भी है और सत्यम के पास में बिजनेस गवर्नेंस था पर कॉर्पोरेट नहीं था। इन तीनों भी क्वेश्चन का आंसर एक ही है, चाहे आपको जीआईटी करना हो, चाहे आपको आईटी को बिजनेस से ट्यून किया वो चेक करना हो, या रिस्क कम हुई कि नहीं वो चेक करना हो, तीनों को भी चेक करना तो इवैल्यूएट करेंगे, डायरेक्ट करेंगे। अगला सवाल ये आपके सामने, बस कुछ नहीं। हाँ, अगर आपको आईटी गवर्नेंस चेक करना तो चेक करते लीडर कौन है, स्ट्रक्चर कैसा है, प्रोसेस कौन सी है, रिस्क कौन से, कंट्रोल कौन से और परफॉर्म कैसे करते हैं। इसी के साथ चैप्टर 1 इज ओवर।